अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाजरीन, ये 5 सितंबर 1965 की दरमियानी शब थी। फ़ज़ा की खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा साबित होने जा रही थी। लाहौर शहर के बासी गहरी नींद में थे, लेकिन लाहौर शहर से कुछ मील के फासले पर भारतीय सरहद पर बुज़दिल दुश्मन पाकिस्तान पर हमले के लिए आगे बढ़ रहा था। भारत यूं तो पहले रोज़ अव्वल से ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ था, मगर 6 सितंबर 1965 को उसकी ये साजिश उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब उसने अय्यारी और मक्कारी से जंग का ऐलान किए बगैर ही गैर कानूनी तौर पर बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करते हुए रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया। भारतीय फ़ौज इस इरादे के साथ लाहौर की तरफ बढ़ रही थी कि वो लाहौर में सुबह का नाश्ता करेंगे और भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे और शाम को फतह के जाम लाहौर जिमखाना में बहाए जाएंगे। मगर भारत को मालूम नहीं था कि जंग सिर्फ असलहे की बर्तरी का नाम नहीं है। इन 17 दिनों में सच्चे जज्बों और जज्बा ईमानी की वो दास्तानें रकम हुई जो तारीख ने पहले नहीं देखी थी। भारत के इरादे खाक में मिलाने के लिए मेजर शफकत बलोच ही काफ़ी थे। मेजर शफकत बलोच BRB पर तैनात थे और सिर्फ 110 जवानों के साथ भारत की 50,000 फ़ौज के सामने डट जाने वाला ये शेर दिल मुजाहिद, जिसने घंटों भारतीय फ़ौज को लाहौर की तरफ बढ़ने नहीं दिया। मेजर शफकत बलोच कर्नल इब्राहिम कुरैशी की उम्मीदों पर पूरा उतरे। कर्नल इब्राहिम कुरैशी ने कहा था कि मेजर, किसी तरह से 2 घंटे भारतीय फ़ौज को रोक लो, सारी कौम आपकी एहसानमंद रहेगी। फील्ड मार्शल अयूब खान भी मेजर शफकत बलोच के सीने पर सितारा जुर्रत सजाते हुए आबदीदा हो गए थे। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद 5 दिन तक दुश्मन के सामने हकीकत में सीसा फलाई दीवार बन चुके थे। जंग सितंबर हम पर थोपी गई थी, मगर फिर चुविंडा से लेकर सिंध के बॉर्डर तक पाकिस्तानी फ़ौज ने दुश्मन को वो सबक सिखाए जिसे वो आज तक भूल नहीं पा रहा। उधर पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया भी जंग में शामिल हो चुकी थी। MM आलम ने सरगोदा की फ़ज़ाओं में 5 भारतीय हंटर तैयारों को मार गिराया। पाक फ़ज़ाए के बहादुर पायलट्स ने पठानकोट और हलवाड़ा के हवाई अड्डों को तबाह कर दिया। पाक बहरिया की गाजी आबदोस ने दुश्मन पर धाक बिठाई और साथ ही पाक बहरिया ने ऑपरेशन द्वारका में भारत का अहम स्टेशन तबाह कर दिया। आज भी दुश्मन की वही साजिशें हैं जो वो पहले दिन से करता आ रहा है। जंगें तरक्की की राह में हमेशा से रुकावट होती हैं, लेकिन जब जंग मुसल्लत हो जाए तो फिर दिफा करना भी हक बन जाता है। आज भी हमें यकजहती, इत्तेहाद और यगानगियत की ज़रूरत है और ये वतन हम सबका है। इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको अपना हिस्सा डालना होगा ताकि उन शहदा की रूहों को भी सुकून मिल सके जिन्होंने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके ये साबित किया था कि राह हक़ के शहीदों और वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएँ सलाम कहती हैं। यकीनी तौर पर हमें पाक फ़ौज के हर उस जवान का जो कर्ज़ हम पर मौजूद है, जिसकी वजह से हमें आज़ाद फ़िज़ा में भी सांस लेते हुए दिखाई देते हैं, इस मुल्क में हम जी रहे हैं, उन तमाम अपने जवानों की वजह से जिन्होंने शहादत को गले लगाना बेहतर समझा है और उन्होंने तमाम वो कुर्बानियाँ पेश की हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसी हवाले से एक और इंसिडेंट भी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कराची में जिस तरह से 22 मई 2011 को मेहरान नेवल बेस पर शहीद यासिर अब्बास की शहादत को अभी 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन जो उनकी बहादुरी है, उनकी कुर्बानी है, वो हम सब के लिए आज भी यादगार है। 13 साल कबल 22 मई 2011 की रात जब कराची की मेहरान नेवल बेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया तो लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन का मुकाबला किया। उस रात वतन के दुश्मनों ने जदीद असलहे और रात को देखने वाले चश्मों के साथ बेस पर हमला किया, लेकिन नेवल बेस पर ड्यूटी कमांडर सैयद यासिर अब्बास ने अपनी जीप निकाली और दुश्मन का मुकाबला करने पहुंच गए। जैसे ही यासिर अब्बास ने फायरिंग की आवाज़ सुनी, वो फौरी तौर पर हरकत में आ गए और सिर्फ 3 मिनट में हमले की जगह पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी बहादुरी और जमामर्दी का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों का सामना किया और अपने सीने में 3 गोलियां खाईं। बिलाखिर शहादत का रुतबा हासिल किया। उनकी इस कुर्बानी ने उनके जूनियर्स को भी हौसला दिया और इस वाक़े में कई एहलकार ज़ख्मी भी हुए और शहीद भी हुए, लेकिन वो भी अपनी कौम के लिए जान देने से पीछे नहीं हटे। शहीद यासिर अब्बास की शहादत से पहले उन्होंने अपने दोस्तों को पैगाम दिया था कि वो शहादत की ख्वाहिश रखते हैं और उनकी तस्वीर शहदा पाकिस्तान के साथ देखने को मिलेंगी। उनकी ये पेशन गोई ने उनके तमाम दोस्तों को हैरान कर दिया जब वो वाकई अपने वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। शहीद यासिर अब्बास की याद में कौम आज भी उनकी बहादुरी और कुर्बानी को याद करती है और आज यौम दिफा के दिन की मुनासबत से लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड सैयद जाफ़र अब्बास हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम जो बहादुर सपूत हैं, जिसमें आपके बेटे भी शामिल हैं, वो हमारी कौम का फ़ख्र है। उस वाक़े को भी अगर हम याद करें, वो ज़ख्मी भी हो गए, उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की और वो दुश्मन के साथ हमने देखा दहशतगर्दों के साथ वहाँ पर नबद आजमा रहे हैं दिफाए वतन की खातिर। आप किस तरह से उस वाक़े को याद करते हैं, बेटे को किस तरह से याद करते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। और मैं एक बात कहूँगा कि आपका चैनल
میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے پروگراموں میں آیا ہوں، اور اس کا یہ مطلب مجھے یاد کرنا نہیں ہوتا، ایکچولی یہ شہیدوں کو یاد کرنا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، اور یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے۔ وہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے جو پہلے چلے گئے جوان جو بھی تھے انہوں نے ملک کے لیے جانے تک دے دیا، کیا ریزن تھا اس کے پیچھے، تو یہ ان کے لیے آگے بچوں کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ یاسر کو مطلب یاد کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو یادوں میں رہتا ہے، بھولتے ہی نہیں، ہر وقت ہے، اور ہمیں لٹرلی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جہاں اس کی شہادت کی بات ہے تو جو رتبہ اس نے خود حاصل کیا وہ تو اس کی تو ایکسپلینیشن ہے ہی کوئی نہیں، لیکن ہم لوگوں کو جو اس کے پیچھے ہم اس کے ہیں رشتہ دار ہیں جو ہے ان کو بہت اس نے ایک بلند مقام پہ پہنچایا، بہت بلند مقام پہ پہنچایا، بہت عزت دی۔ اس کا ثبوت یہ کہ میں بیٹھا ہی یہاں پر اس کے ریفرنس، یہ سب سے بڑا ثبوت۔ باقی وی آل فیل پراؤڈ، اور میں ایز اے پراؤڈ فادر، مطلب میں غرور کی بات نہیں کر رہا، میں فخر کی بات کر رہا ہوں۔ غرور کرنے کو دل تو کرتا ہے، لیکن فخر کی بات ہے کہ میں ریئلی اپنے آپ کو بڑا ایک اسپیشل بندہ سمجھتا ہوں کہ جو میں سمجھ کہ مجھے میرے بیٹے نے اتنا بڑا رتبہ دیا۔ عموماً بچے باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، کہیں بھی آپ جائیں تو روٹین میں اپنے بیٹے کے نام سے پہچانا، اور میرے جو پچھلے اتنے پرانے دوست ہیں وہ بھی میرا تعارف یہی کراتے ہیں کہ شہید یاسر کے والد۔ تو یہ ایک ایسا بڑا اعزاز ہے کہ مطلب اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس جو انسیڈنٹ ہوا اوبویسلی انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، بٹ جس طرح سے انہوں نے وہاں پر سرو کیا، جس طرح سے انہوں نے اپنی جان قربان کی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ پہلے سے آرمی میں موجود تھے، یاسر کو خود سے شوق تھا، آپ کی خواہش تھی، کیسے وہ بیٹے تھے، ان کی جو بچپن کی یادیں ہیں وہ میں چاہوں گا آپ ضرور شیئر کریں۔ بہت دعائیں آپ کے لیے۔ یاسر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بچہ تھا، پڑھائی کے معاملے میں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے معاملے میں بہت ہی، واقعی وہ پڑھائی میں اس کے لیے 90% سے اوپر مارکس آنا کوئی پرابلم نہیں، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے کوئی بڑی اچیومنٹ کی ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ روٹین کام ہے میرا، لٹرلی چھوٹے ہونے کی، 3 کلاس 3 4 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کوئی نہ ڈیمانڈ تھا اس کا کہ مجھے کوئی مطلب اس پوزیشن پہ پہنچنے سے مجھے کوئی چیز گفٹ ملے گی یا نہ، وہ یہ بھی کوئی ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں کبھی۔ بٹ جب بھی ہم نے اس سے یہ بات کی ہے کہ تم نے بہت اچھا پڑھائی کی، کہتا ہے میں کوئی بڑا کام کروں گا۔ یہ میں آپ کو اس کی جب 7-8 سال کی ایج تھی اس وقت کی بات، یہ تب سے ایسے ہے۔ اور میرے سے اس نے رات ایک دن وہ اپنے کسی کام سے بیٹھا ہوا تھا، ہوم ورک کر رہا تھا، لیٹ ہو گیا تھا کھیل کود میں نا، تو میں نے کہا میرے بیڈ سائڈ ٹیبل کے ساتھ بیٹھ کے نا لیمپ جلا لو اور کام کر لو۔ خیر اس نے کام کر لیا، تو میں نے اسے پوچھا بیٹا کیوں ٹینشن لے رہے ہو اتنی، مطلب اب لیٹ ہو گیا؟ کہتا نہیں میں نے کام تو کرنا ہے، ہوم ورک تو مکمل کرنا ہے، تو لیکن یہ کہ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹیچر کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں ٹیچر کو بھی مجھے وہ ٹیچر میرے سے بڑی خوش ہیں، پڑھائی میں اچھا تھا وہ، لیکن کنورسیشن کے دوران جب میں نے اس کو یہ باتیں بتائیں تو کہتا ہے بابا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، یہ میں آئی اسٹل ریممبر، مجھے چھوٹے بچے جو کہ 7-8 سال کا اس وقت بھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں بڑا کام کروں گا، اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ابھی جو میں نے اپنے بھی انٹرو میں ڈسکشن یاسر کے حوالے سے کیا کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی کہتے تھے کہ میں شہید ہوں گا۔ یہ بات کیسے؟ یہی تو مطلب 2 دن پہلے اس نے اپنے جو روم میٹس تھے، میس میں رہتا تھا، ان میرڈ تھا، میس میں رہتا تھا، تو جو روم میٹس تھے ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہتی تھی اس کی، اور اس کا جو ٹاپک ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ شہادت ہی ہوتا تھا، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے بلکہ کہ یار نیوی میں تو ہے، ایروناٹیکل انجینئر ہے، کدھر شہادت، کدھر ہمیں موقع ملے گا، اس طرح کی بات، مطلب کوئی ہوتا ہے نا ایڈوانس، یعنی کسی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن کوئی ہو جائے جیسے یہ ہو گئی، جیسے کہ اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ایروناٹیکل انجینئر جس کو اس طرح سے تو فائٹنگ کا شاید ایکسپیرینس نہیں ہوگا، فائٹنگ شاید اس طرح سے تربیت نہیں ہوگی جیسے باقی جوانوں کو ہوتی ہے، تو اس کے باوجود بھی دشمن کو روکے رکھنا اور بالکل ان کے سامنے پہنچ جانا، اور سب سے پہلے یہی یہ اس کے اندر ایکچولی جو وہ ڈسکشن کرتا تھا نا، تو وہ اس کے دوست یار یہی کہتے تھے کہ تو اتنی زیادہ شہادت کی باتیں کرتے ہو تو یہ کیوں، ایسا کیا ریزن ہے؟ تو کہتا ہے نہیں میں اپنے ملک کے خاطر کسی کو مطلب نہیں آگے آنے دوں گا، تو اور پہلا ہی موقع ملا ہے اس کو، اس میں پہلے میں ہی اس نے ثابت کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ آمادہ تھا شہادت کے اوپر۔ ٹھیک ہے، میری کچھ مذہبی لوگوں سے بھی اس معاملے میں ڈسکشن ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو شہادت کے مختلف لیولز ہیں نا، کہ
مطلب LED پھٹتی ہے تو اس میں بھی بیچارے ہمارے جوان بچے شہید ہوتے ہیں، بم دھماکہ ہو جاتا ہے بازار میں، وہ بھی شہید ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے بھی شہید ہی ہیں، ان کا بھی درجات ہیں۔ ایک ہوتے آمادہ ہوتا ہے بندہ کہ جی میں ریڈی ہوں، موت کو فیس کرتے ہیں، ہاں، اور فیس کیا انہوں نے، اور اس نے فیس اس طرح کیا کہ اتنی دور ہونے کے بعد وہاں پہنچ گئے، اور پھر وہاں پہنچ کے اس نے سب سے پہلے ان کو سب سے پہلی جو بلاکیج تھی وہ یاسر کی وجہ سے وہاں پر تھی، جس کی وجہ سے جو ان کا پلان تھا وہ سارا وہ فیل ہوا، وہ چائنیز وہاں پر تھے، ان کو ہاسٹیج وہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں ہو سکا۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس چیز کو کور کیا، اور وہ جو 1 سے 2 منٹ کا ایک مارجن مل گیا، پھر پیچھے سے بھی فورس کو آنے میں وہ تھوڑا پہنچ گئے، وہ بھی پہنچے، لیکن جو پہلا مارجن تھا جس کی وجہ سے یہ ان کا پلان فیل ہوا نا، اس میں ہی واز دی مین کریکٹ، اور وہ اکیلے وہاں پر اس وقت تک وہ اکیلے تھے، ٹھیک ہے، اور روکتے رہے، جو وہاں کے لوگوں نے پھر دیکھا یا بتایا کس طرح سے وہ انسیڈنٹ سارا ہوا تھا۔ یہ اصل میں اس کے کوئی 2 ہفتے بعد وزٹ کی تھی جگہ، گیا تھا، میران بیس پہ گیا تھا، تو وہاں پہ پھر انہوں نے مجھے بتائی یہ بات جو اب میں آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں ہم لوگ، تو انہوں نے کہا وہ جب پہنچا تو وہ اس وقت تو جہاز کو انہوں نے ہٹ کیا ہوا تھا، جو دھماکہ ہوا تھا اس کی وجہ سے آگ لگی ہوئی تھی، اور بہت سچویشن بڑی خوفناک سچویشن تھی، اور یہ اسی آگ میں آگے بڑھا، اور اس نے کوشش کی اپنے ساتھیوں کو جو پیچھے تھے، کچھ فائر بریگیڈز کے لوگ تھے کچھ، کہ وہ بھی ساتھ آ جائیں، کچھ ایک آدھا آیا بھی ساتھ، لیکن وہ بھی بہت پیچھے رہا، تو اس نے دیکھا کہ اگر یہ نہیں آگے بڑھیں گے تو انہوں نے تو بہت ہی تباہی پھیرنی ہے، اور جہاز بھی تھے، مطلب وہ اس کا ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مطلب بہت ساری چیزیں تھیں، تو جو وہاں پہ آفیسرز تھے اور جو لوگ تھے جو میرے مطلب انٹریکشن میں آئے میرے ساتھ، انہوں نے یہ بتایا کہ اس نے بالکل ہی نڈر حالت میں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا، یہ چیز نہیں تھی، اس کا تھا کہ میری جو ڈیوٹی ہے وہ میں پوری کروں اس وقت۔ پھر اس نے جو اس کی ڈیوٹی پسٹل تھی اس کے پاس، جو بھی اس وقت تھا ویپن، اس سے اس نے ان کا مقابلہ کیا، ان کے روکنے کی وجہ سے وہ چائنیز جب ان کا پلان فیل ہوا تو انہیں پھر ان کا کوئی سیکنڈ آپشن تھی ہی نہیں، انہوں نے پھر وہ بلڈنگ پہ ماری راکٹس جو بھی تھے ان کے پاس، فائرنگ کی، کبھی ادھر مار رہے ہیں کبھی ادھر مار رہے ہیں، جو بندہ چلتا پھرتا دور بھی نظر آ رہا ہے اس کو گولی مار رہے ہیں، مطلب ان کا سارا ایک سسٹم جو تھا وہ ختم ہو گیا، وہ وہاں پہ ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے بہت بار دیکھا بیرونی محاذوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، جیسے ہم 1965 کی آج بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اندرونی محاذ بھی اب چھڑ گیا ہوا ہے، جو کہ کافی وقت سے چلا آ رہا ہے، جس کا نشانہ انفارچونیٹلی پھر یاسر بھی بن گیا ہے، بہت عرصہ ہو گیا، بالکل ایسے ہی ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یاسر کی طرح کے جوان اسی طرح سے، میں آپ کی کسی بھی صورت میں ہمیں جذبے میں کمی نہیں، بلکہ وہ جذبہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے بچے ہیں نا، میں بچے اس لیے کہوں گا کہ بچے ہیں ہمارے، جی بالکل ایسے، اور جوان ہیں، میں کسی رینک کی نہیں بات کر رہا، میں جس رینک میں جہاں وہ سرو کر رہا ہے نا، جو اس کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ یقین کریں نو میچ، اور آپ آج کل کے جو حالات ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میں بچ جاؤں، کہ آن ڈیلی بیسس ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی یہ چل رہا ہے، آج بھی ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور کسی نے یہ نہیں کوشش کی کہ میں نکل جاؤں وہاں سے، مطلب اگر سامنے آ گیا تو پھر وہ آ گیا، مطلب اس نے پھر مقابلہ کیا اور ڈٹ کے مقابلہ۔ اور یہ میں ضرور چاہوں گا آپ یہاں کلیئر کیجئے گا کہ یہ کہا جاتا ہے، حالانکہ بڑی غلط بات ہے، کہ جی آرمی ذہن میں ڈالتی ہے کہ آپ لوگوں کو شہید ہونا، یہ تو جوانوں کے اپنے اندر ہے، یہ جوانوں کے اپنے اندر ہے، ذہن میں نہیں ڈالتی، وہ ایک ٹریننگ ایسی دیتی ہے کہ آپ کے لیے ملک، جی اسلام سب سے پہلے، ملک اس کے بعد، یونیفارم اس کے بعد، جی، اور پھر اپنی ذات جو ہے وہ بالکل اینڈ پہ، وہ ٹھیک ہے نا۔ تو ایکچولی میں آپ کو بتاؤں یہ جو شہادت کا درجہ ہے نا، یہ جو اس کے اندر کسی کے کہنے سے نہیں آ سکتا، کسی کے کہنے سے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، ہمارے دین کی بھی ٹریننگ ایسی ہے کہ وہ آپ مطلب مرنا تو ہے سب نے، لیکن اگر آپ شہادت کی موت لیتے ہو تو وہ موت تو نہیں ہوگی، وہ تو ایک زندگی ہی ہوگی، جو اگلی زندگی کو ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے اس کی، ہمارے پاس اس کی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے، بالکل یہ جذبہ ہے جس کے لیے وہ ہر بندہ تیار ہے، یقین کریں تیار ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ میں وہی دیکھیں، یہ ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی کلیئر کریں، جو رومرز اب ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے پھیلائے جا رہے ہیں، اس کو کلیئر کرنا بھی ضروری ہے، کوئی ایسی اس میں ہے ہی نہیں، بات ہی نہیں ہے۔ اس وقت یاسر میرڈ تھے یا ان میرڈ تھے؟ یاسر 24 سال ایج تھی، ٹھیک ہے، تو ابھی مطلب ہمارے ذہنوں میں ایک چیز شروع ہوئی تھی کہ اب ایج ایسی ہے، اب سیٹل ہو گیا ہے، تو ہم نے 2-4 دفعہ میری اس کی والدہ نے اس سے بات بھی کی، اس کی بہنوں نے بات کی، تو وہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ نہیں اب بھی ٹھہر جائے ذرا،
मतलब he didn't said कि no, but he said कि नहीं। ऐसा लग रहा है he sensed it। हाँ, ये बात में हमें एक्चुअली उसके ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, उसकी शहादत से कोई हमने 2-3 महीने पहले उससे की थी। ठीक है। फिर बहनें जैसे भाइयों से करती हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा कहा कि भाई हम भी चाहते हैं तुम्हारी, मेरी उस वक्त तक 2 बेटियों की शादियाँ हो चुकी थी इसकी शहादत से पहले, एक छोटी भी थी, तो ये आपस में बहनें भी बात करती थी, वालदा भी करती थी, तो जैसे होता है घर में ख्वाहिश होती है, तो उसने यही कहा कि अभी नहीं, अभी ठहर जाए, जस्ट वेट, कि अगर कहीं आपने कोई तय भी कर ली है बात तो उनको अभी फाइनल ना करना। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ वो तमाम फैमिलीज़, एक लास्ट मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगा जिनके बच्चे आज भी बॉर्डर पर खड़े हैं, आज भी पाकिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी को भी देख रहे हैं, तमाम वो सिक्योरिटी अफसरान, हमारे वो जवान जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं, और वो जो अपनी जान कुर्बान भी कर चुके हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर मेरा 2 मैसेज हैं मेरे जी, एक मेरी तरफ से है, एक यासिर की तरफ से। जी जी ज़रूर। मेरी तरफ से है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी किस्म के खौफ की ज़रूरत नहीं, और ये सोचेंगे जी हमारे पास कोई फ़लाँ जगह से मदद आ जाएगी, फ़लाँ मुल्क आ जाएगा, नो, फेस इट, हमने खुद करना है और किया है, ये भी नहीं कि नहीं किया, और बहुत बार किया है। आपको याद है वो एक तोदा गिरा था और हमारे तकरीबन 150 शहीद हुए थे, जवान शहीद हुए, बड़े बड़े मुल्क आए, बड़ी बड़ी टीमें आई, बड़ा कुछ देख के 2-3 दिनों में चली गई वापस के जी नहीं, और हमारे पाकिस्तान फ़ौज के इंजीनियर्स ने और लोकल जो वहाँ पे थे जी, उन्होंने तमाम बॉडीज रिकवर की थी। मैं ये एक जिंदा सबूत है ये हमारे साथ, नो डाउट, बड़े बड़े पता नहीं किस किस मुल्क के टीम्स आई थी, बिल्कुल ऐसी ऑफिशियल्स, वो खड़े होकर देख के वो परेशान होकर चली गई। तो मेरा कहने का मतलब हमें किसी की जरूरत नहीं है, तैयारी करें टेक्नोलॉजी की ले, ये सब वो अलग है, वो जरूरत वाली बात, वो जरूरत में नहीं आता, वो जज्बा है, लेकिन हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। ये मैसेज मेरी तरफ से। यासिर की तरफ से मैसेज है कि हार्ड टू बियर अनबियरेबल नीड गट्स। नामुमकिन को मुमकिन तो बनाया जा सकता है, लेकिन फिर उसके लिए गट्स चाहिए, और गट्स में अगर जान भी देनी पड़ी तो हाजिर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड से जाफर अब्बास हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं 1965 की उस जंग के हवाले से जहां भारत को मुंह की खानी पड़ी थी, और हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की जो फ़ौजी ताकत थी वो हिंदुस्तान की फ़ौजी ताकत से बहुत ज़्यादा कम थी। उसके बावजूद भी जो हमारे फ़ौजी अफसरान हैं, जो हमारी फ़ौजी अहलकार हैं, उन्होंने किस तरह से भारत को सबक सिखाया था, इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। दिफाई तजियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उस वाक़े को रिकॉल कर लें, क्योंकि जंग सितंबर जो है ये हम पर थोपी गई थी, और हमेशा की तरह वही रात के टाइम पे अटैक करना, और इंटरनेशनल जो रूल्स थे उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई, बग़ैर ऐलान किए जंग उस वक्त शुरू की गई थी, और ये जो जंग थी ये हमारे दिफा की भी एक मिसाल बन गई थी। ये आखिर भारत का उस वक्त मकसद क्या था, ये स्टार्ट क्यों हुई थी? जी देखें, सारे लोग जब हम ये बात करते हैं कि जी ये जंग हम पे थोपी गई थी, और हम इसको जब हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो इंडियन साइड से आर्गूमेंट आता है कि नहीं जी, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ग्रैंड स्लैम तो आपने पहले इनिशिएट किया था। लेकिन उससे पीछे नहीं जाते, क्योंकि उससे अगर आप कोई 1.5 साल पीछे जाएं तो इंडियन हैड अ प्लान कि जहाँ से वो फ़िरोज़पुर जो उनकी तहसील है वहाँ से उनका एक इरादा था, और एक उन्होंने जो प्रॉन्ग था वो कश्मीर से आना था, जो गुजरात के साथ वाला एरिया है, और उनका ख़्याल था कि हम यहाँ से गुजरांवाला को इन्वेस्ट करेंगे, और उसकी वो प्लानिंग कर रहे थे। और ये जब प्लानिंग का ज़ाहिर है पाकिस्तान आर्मी को पता चला, और उनका उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक नई कोर भी रेज़ की थी उस वक्त, और उसको यहाँ पे करीब इन सेक्टर्स के करीब प्लेस भी कर दिया था। तो वो डेफिनेटली अब आपने जब आप मिलिट्री स्ट्रेटजी में हम पढ़ते हैं, तो आपने जब दुश्मन के इरादों को आप जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद उसका एक नतीजा ये होता है कि आपने उसको प्रीएम्प्ट करना होता है। तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर प्रिपरेशन की, और फिर इन्होंने अटैक कर दिया और वो सेक्टर्स खोल दिए, और फिर आप जैसा कि जानते हैं फिर एक फुल फ्लेज वॉर हुई जो कि लैंड, एयर, नेवी तीनों फोर्सेस ने उसमें हिस्सा लिया, और ऑलमोस्ट 17 दिन तक जारी रही, 17 दिन तक जारी रही। और इसमें फिर एक और चीज़ क्लेम की जाती है कि जी इंडिया क्लेम करता है और कि जी हमने ये वॉर जीती, लेकिन अगर आप उसको देखें, वॉर जीतने के लिए आप वॉर
को इन क्वांटिटेटिव टर्म में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि कौन जीता, बिकॉज लड़ाई है, लड़ाई में किसने 4 मुक्के मारे हैं और 2 मुक्के मारे हैं, उसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर है। लेकिन फिर हमने देखा, इवन मैं अब चविंडा के महाज पर गया, जो सबसे बड़ा महाज भी बना था इस जंग का, तो वहाँ पर हमारी लोगों से भी बात हुई, वहाँ पर इन लोगों के तकरीबन सैकड़ों जो टैंक्स हैं वो पड़े हुए थे, और इंटरनेशनल जो लोग फिर वहाँ पर आए थे, उन्होंने आके उस चीज़ को देखा था। हिंदुस्तान क्लेम तो ये सारी चीज़ें करता रहा, लेकिन प्रूफ किसी तरह से नहीं कर सका। जी, मैं वही कह रहा था कि फिर आपने जब अगर ये क्लेम करना हो कि किसने वॉर जीती, तो 2 टर्म्स में आप क्लेम करते हैं। एक तो आप जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनका लॉस किसकी तरफ ज़्यादा हुआ, और दूसरा टेरिटरी का कितना लॉस हुआ। तो अगर आप टेरिटरी देखें तो इंडिया ने, हमारी जो टेरिटरी है वो 153 सम किलोमीटर्स जो थे वो हमारी पे उसने अंदर आ गया और कब्ज़ा किया, जबकि वेयर एज जो पाकिस्तान ने अराउंड 1500 किलोमीटर्स इंडिया की टेरिटरी जो ली। दूसरा, आप अगर इन टर्म्स ऑफ, जैसे आप चविंडा की बात कर रहे हैं, आप देखें लॉस इन मिलिट्री, अगर आप देखिए कि उसके एस्पेक्ट्स के अंदर या उसके जो आइटम्स हैं मिलिट्री आइटम्स में आर्मी के, तो उसमें आप देखें तो जो हमारा लॉस था वो 1/10 था। अगर हमारे 10 टैंक्स का लॉस हुआ है तो इंडियन 100 टैंक्स, रेशो ये था। एयरफोर्स में अगर आप देखें तो इंडिया के, हमारी एयरफोर्स ने 104 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए, और जबकि हमारे 19 वो भी एक बहुत बड़ा गैप है। इसी तरह नेवी में आप देखें, आपको पता है वो द्वारका में फिर वो गाजी का वाक़या आपको पता है, स्टेशन तबाह किया गया था, और उसके साथ साथ जो उनका था कि हम कराची की जो नेवल स्पेस है इसको इन्वेस्ट कर देंगे ताकि यहाँ से कोई निकल ना सके, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। और जो नेवी की जो थी वो सी लेन्स के अंदर डोमिनेंस थी। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी, तो ये क्लेम करना कि जी ये जंग हम जीते, जंग होती है उसमें आप उस तरह से क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये क्लेम, लेकिन जब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर सबको भी नजर आ रहा है। अच्छा, 17 रोज की ये जंग हुई है, उसमें हमने ये देखा कि हर महाज पर ही सबक सिखाया गया। अगर हम लैंड फोर्सेस की बात करें, अगर हम एयर फोर्स की बात करें, हम नेवल फोर्स की बात करें, तो तमाम जगहों पर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा, हमने देखा कि उनको जवाब भी दिया था। अवाम का उस वक्त का भी जो रिस्पॉन्स था वो हमने देखा बहुत दलेराना था। अवाम किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं थे, बल्कि आर्मी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि आपकी जब जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लिया जाएगा। वो हम देखते हैं कि वो जो जज्बा है वो आज तक वैसे ही कायम है। जी, एक और चीज़ थी जो भी आप जिक्र कर रहे थे, वो पिछले सवाल से लिंक्ड, वो आर्मी के अंदर जब आप कोई भी मनूवर करते हैं, जब आप किसी वॉरफेयर में आते हैं, तो मैथमेटिक्स और द इक्वेशन ऑफ रेशो इट प्लेज कि आप कितने हैं स्ट्रेंथ और अगली स्ट्रेंथ कितनी। तो अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की रेशोज देखें तो कोई पैरिटी नहीं थी। एयरफोर्स उनकी, आपकी एयरफोर्स से 5 गुना बड़ी थी, आर्मी 3-4 गुना बड़ी थी, नेवी भी इसी तरह 3-4 टाइम्स बड़ी थी, तो रेशो भी कोई नहीं थी। तो इसलिए ये कहना कि जी एक ओवरवेलमिंग, जैसा आपने कहा कि लोगों का भी बहुत अच्छा जज्बा ईमानी था, तो एक्चुअली पाकिस्तान की मैथमेटिकल इक्वेशन में पाकिस्तान का प्लस क्या था? पाकिस्तान की अवाम, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग, जवानों का जज्बा वो फौज के साथ थे। नो डाउट उन्होंने फौज को, आप कह लीजिए कि फौज ने जिस तरीके से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने परफॉर्म किया, वो उसकी वजह ये थी कि लोगों की सपोर्ट, लोगों का जज्बा, लोग इवन आगे महाज पे चले जाते थे। जब एयरफोर्स के जहाज़ वापस आते थे तो पूरे शहर जो है वो छत पे खड़ा होता था, तालियां बजा रहा होता था, और ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकली मौजूद हैं। तो इस तरह से ये जो जज्बा और ये जो एफर्ट, एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग अवाम की पाक आर्मी के साथ उस वक्त भी रही है, आज भी हम देखते हैं वो डे 1 से कायम है और वो बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से हमें मालूम कि वो जो उस वक्त की हमने देखा कि वहाँ पर उनकी बहुत सी तनसीबात थी, बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे, उन पर भी अटैक किया गया, जिस तरह से विद इन आई गेस सेकेंड्स जो 5 तैयारे फिर तबाह किए गए थे, उसने बहुत एक एज दिया था। जी, जो उनकी ज़ाहिर है, जो उनकी सेंट्रल कमांड थी, वेस्टर्न कमांड थी और ईस्टर्न कमांड थी, वो तो वर्चुअली तीनों जो थी वो इनफेक्टिव हो गई थी, क्योंकि वो इस तरीके से एयरफोर्स ने उनको एंगेज कर लिया था। जो उनकी ट्रेनिंग कमांड और एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है उसको तो आप निकाल दीजिए, तो वो इस तरीके से इफेक्टिवली उनको, वो पठानकोट का चाहे वो हो अड्डा, वो गांधी नगर का हो, वो हलवाड़ा का हो, तो वो सारे जो एयरफील्ड्स थे इंडियन, वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिडंडेंट कर दी थी। और वहाँ पे आपको पता है हलवाड़ा में तो खड़े हुए जहाज़ों को भी बहुत पूरी बेस के ऊपर, जो रनवे के ऊपर सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे। सो जो आप कह लीजिए कि जो एसेंडेंसी थी एयरफोर्स में, जो एयर सुपीरियरिटी थी, वो नॉट बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, नॉट बिकॉज ऑफ द वेपन सिस्टम,
بٹ بیکاز آف دا ویلور پروفیشنلزم اینڈ ٹریننگ وہ آئی تھنک پاکستان ایئر فورس کو بہت اچھا. ٹھیک ہے. اچھا 1965 پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے آلموسٹ 18 سال کا یہ ایک دورانیہ بنتا ہے, اور اس 18 سال کی بہت قلیل دورانیہ ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ جب وہ کہیں سے آزاد ہوا ہے, اسٹرگل بھی کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا تھا پاکستان اس وقت بھی. تو اس سچویشن میں اتنی زیادہ اچھی تیاری کہ کسی بھی محاذ پہ 18 سال کے اندر ہمیں پھر شکست نہیں ہو سکی. ہم 1965 کی بات کر رہے ہیں, لینڈ کی بھی بات کر رہے ہیں, نیوی کی بھی بات کر رہے ہیں, ایئر فورس کی بھی بات کر رہے ہیں. اتنی جلدی کس طرح سے ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں کو اوورکم کیا؟ ہمارے پاس چیزیں اس طرح سے نہیں تھی, ٹیکنالوجی اس طرح سے موجود نہیں تھی, کس طرح سے ٹرین ہوئے لوگ؟ جی میں نے کہا نا ابھی 4 فیکٹرز جو ابھی ہم نے بات کی تھی, تو اس میں جو جذبہ ہے وہ آئی تھنک سب سے زیادہ تھا. تو اس جذبے کی وجہ سے کہ ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے, اینیمی بہت اوور ویلمنگ ہے, اینیمی نے اپنی انٹینشنز ڈکلیئر کر دی ہیں کہ میں شام کی چائے لاہور جم خانہ میں پیوں گا, بالکل ایسے, اور میں جو ہے وہ صبح کا ناشتہ کرنا صبح کا ناشتہ یہاں کروں گا جی, اور اگلے دن کا لنچ میں گجرانوالہ میں کروں گا. جب آپ کے یہ چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں تو اس کے بعد تو یو ہیو ڈو اور ڈائی والی سچویشن. بالکل ایسی ہے. تو آئی تھنک وہ جذبہ تھا جی. اس کے بعد ٹریننگ بہت اچھی تھی کیونکہ ہماری آرمی ایئر فورس بہت پروفیشنل طریقے سے ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی. اس کے ایئر فورس کا اکوپمنٹ F-86 F-104 جو تھے وہ سپیریئر ایئر کرافٹ تھے جو کہ انڈیا کے پاس تھے, لائک کینبرا, ہنٹرز, ان سے ویمپائرز, ان سے سپیریئر ایئر کرافٹ تھے. تو ایک ٹیکنالوجی میں بھی آئی تھنک ہم آگے تھے اس کے, اور پھر ٹیکنالوجی بھی خالی نہیں ہوتی, اس کا استعمال بھی ہوتا ہے, اس کے استعمال میں بھی بہتر تھے اور جذبے میں بھی بہتر تھے. تو یہ جب ایک 4 فیکٹرز میں سے 3 فیکٹرز آپ کے ساتھ ہو جائیں تو اٹ ریئلی کوانٹیفائز کہ ہو از گوئنگ ٹو بی سپیریورٹی وہاں پہ بیٹل فیلڈ میں کس کی ہو. ٹھیک ہے. اچھا آج کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں, آج آپ کیا سمجھتے ہیں دفاع وطن کی تیاری آبویسلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, بہت زیادہ محفوظ بھی ہے, اور خاص طور پر ایٹمی طاقت بننے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اس طرح سے پاکستان کو انگیج نہیں کر پاتا جس طرح سے وہ پہلے کوششیں کرتا رہا ہے. بہت سے محاذوں پر ایسا ہو بھی چکا ہے, جیسے ہم نے دیکھا پیچھے واقعہ بھی ہوا تھا, صرف 2 درخت آ کر گرا کر چلے گئے, اور پھر پاکستان نے جب اٹیک کیا تو ابھینندن والا جو تمام واقعہ ہوا وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے. ان کے پاس شاید وہ 2 درخت بھی نہیں وہ لے جا سکے تھے, پاکستان کی حدود میں وہ گرے تھے, اور اس کا بدلہ پھر بڑے اچھے طریقے سے وہ بھی لیا گیا تھا. آج آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ اب شاید ایک وہ شفٹ کر دیا گیا ہے ڈیجیٹل کی طرف, کہ ڈیجیٹلی ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے, ہمیں اکنامیکلی تنگ کیا جا رہا ہے, ہمارے جو بارڈرز جن ممالک کے ساتھ لگ رہے ہیں ان کے تھرو پاکستان کو کہیں نہ کہیں تنگ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے کی تو ہمت نہیں ہے. دیکھیں پہلے جب 65 کی وار تھی, 71 کا جو واقعات تھے, اس وقت وار فیئر جو تھی اس کے ڈومین فرق تھے, 3 ڈومینز تھے, لینڈ, ایئر اور سی. بالکل. لیکن اب ڈومین بہت ایڈ ہو گئے ہیں. وار فیئر کے اندر سائبر ڈومین ایڈ ہو گیا ہے, اس کے اندر الیکٹرو میگنیٹک ڈومین ایڈ ہو گیا ہے, اس کے اندر اور ڈومینز, اسپیس ایڈ ہو گیا ہے. سو ان ڈومینز کو اگر آپ دیکھیں تو وار فیئر بھی اب چینج ہو چکی ہے. اب آٹونومس ویپنز کا دور ہے, اب ڈرونز کا دور ہے, اب سیٹلائٹس کا دور ہے. تو اس کے اندر اور سب سے بڑی بات کہ جو اب ٹارگٹ ہے وہ دشمن کے ملٹری ایسٹ سے زیادہ دشمن ملک کی پاپولیشن ٹارگٹ ہے, یوتھ ہے اسپیشلی, ان کو بہت زیادہ پاپولیشن میں ظاہر ہے بلج یوتھ کی ہوتی ہے, بالکل. تو وہ ٹارگٹ ہے. سو اسی لیے جو آپ بات کر رہے تھے, اب ویپن جو ہے وہ ڈس انفارمیشن ہے, ویپن جو ہے وہ فالس نیوز ہے, ویپن جو ہے وہ ڈیپ فیک ہے. تو اب اس کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے. لاجک بامز ہیں جن کے ذریعے ایسا لاجک کریٹ کیے جاتے ہیں, لاجک اسٹیٹمنٹس, جی نیریٹو اس کے گرد بلڈ کیا جاتا ہے, اور وہ پھر پھیلا دی جاتی ہے. کیونکہ فوج اکیلی جو کینیٹک وار فیئر ہے وہ ڈیفینیٹلی نہیں لڑ سکتی جب تک عوام ساتھ نہیں ہے. نو ڈاؤٹ. تو ایکچولی دیر از اے ویج کریٹ کرنے کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ فوج میں اور عوام میں ویج کریٹ کیا جائے. تو اس کے لیے اب وار فیئر چینج ہو گیا ہے. تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ڈس انفارمیشن اور ڈیجیٹل وار فیئر, تو ڈیجیٹل وار فیئر بھی اس کا حصہ ہے, جس کو ہم ہائبرڈ وار فیئر یا 5th جنریشن, اب تو خیر 6th اور 7th جنریشن بھی آ گئی ہیں, کیونکہ یہ ویپنز اب بہت انکریز ہو گئے ہیں, ان کی اپلیکیشن بہت ڈفرینٹ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں 1965 کی جنگ کے حوالے سے, اور یقینی طور پر جنگیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں, لیکن
جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر دفاع کرنا بھی حق بن جاتا ہے۔ آج بھی ہمیں یکجہتی، اتحاد و یگانگت کی ضرورت ہے، اور یہ وطن سب کا ہے، اور اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، تاکہ ان شہداء کی روحوں کو بھی سکون ملے گا جو کہ مادر وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جنہوں نے ثابت کیا تھا کہ راہ حق کے شہیدوں اور وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ شامی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جنگ ستمبر کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ ہم پر تھوپی گئی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جنگ کس طرح سے پاکستان کے دفاع وطن کی مثال بن گئی تھی۔ بھارت کے جو مقاصد تھے میں چاہوں گا وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا، اس حوالے سے آپ کی جو میموریز ہیں وہ بھی ہمیں بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے پاکستانی فوج اور عوام نے مل کے ہندوستانی فوج کا مقابلہ کیا اور انہیں ناکو چنے چبوائے، اس پر بھی کمنٹ کیجئے گا۔ دیکھیے، جو جنگ ستمبر ہے اس نے ہماری تاریخ میں ایک بڑا فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ یہ جنگ، اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس کے اسباب کیا تھے اور اس کے نتائج کیا ہوئے اور اس کے اثرات ہماری سیاسی زندگی پر، اجتماعی زندگی پر، معاشی زندگی پر کیا پڑے، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ اس سب سے قطع نظر بنیادی بات یہ ہے کہ جب حملہ کیا گیا ہم پر تو پوری قوم متحد ہو گئی، یک آواز ہو گئی، ہر طرح کی تفریق ختم ہو گئی۔ جی آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ایوب خان جو ہیں ان کا اور محترمہ فاطمہ جناح کا مقابلہ ہوا تھا، دونوں ایک دوسرے سے بہت کھچے ہوئے تھے، بڑا تناؤ تھا۔ ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان جو تھے وہ صدارتی انتخاب جیت چکے تھے، اور محترمہ فاطمہ جناح کو انتخاب ہرا دیا گیا تھا، اور دھاندلی کی بڑی سنگین شکایات تھیں، لیکن اس کے باوجود جب حملہ ہوا اور تو پوری قوم جو ہے متحد ہو گئی، اور اپوزیشن اور حکومت جو ہے اس میں کوئی فاصلہ برقرار نہیں رہا۔ جو اپوزیشن رہنماؤں کو فیلڈ مارشل ایوب خان نے دعوت دی بات چیت کے لیے، وہ ایوان صدر میں جمع ہوئے، انہوں نے اپنے سیکرٹری الطاف گوہر سے کہا کہ تم نے میرے سارے دشمنوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اور لیکن جب وہ کمرے میں پہنچے تو الطاف گوہر لکھتے ہیں اس وقت کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی مخالف نہیں تھا، وہ سارے مخالف لیڈر جو تھے وہ ایک ہوئے تھے۔ ایوب خان کو اپنی کوئی شکایت ان کی زبان پہ نہیں تھی، اور سب ان کو اپنی تائید کا اور اپنی حمایت کا یقین دلا رہے تھے۔ تو ساری قوم نے یکجان ہو کر، یک آواز ہو کر اس چیلنج کا مقابلہ کیا، اور جنگ کے میدان میں جو عزائم تھے بھارتی فوج کے اس کو شکست دی، ان کا منہ موڑا، اور وہ بھارت اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوا۔ اور اس طرح پوری قوم نے ایک جس جذبے کا ثبوت دیا وہ آج بھی ہم اس کی مثال دیتے ہیں۔ جنگ کے 17 دنوں میں ملک میں تمام امن و امان رہا، وہ نہ کوئی چوری، نہ کوئی ڈاکہ، نہ کوئی قتل، کسی قسم کی کوئی واردات اس کی خبر سننے میں نہیں آئی۔ لوگوں نے دیوانہ وار جو ہیں، جب بھی ان کو دفاعی فنڈ قائم ہوا اس میں احتیاط دیے، عورتوں نے اپنے زیور دے دیے، بچوں نے اپنی جمع پونجی، بچوں نے اپنی گولکیں دے دی۔ مطلب ایک عجب سما تھا، ایک قوم نے اپنے آپ کو ایک نئے طریقے سے دریافت کیا تھا اور اپنے وجود کا بڑی شدت سے اظہار کیا تھا۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، بھارت نے جس طرح سے ہم نے دیکھا، سب سے پہلے تو کشمیر پر ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو برطانیہ اگر تقسیم ہند ٹھیک کرتا تو پھر جنگوں کی نوبت نہ آتی بھارتیوں کو، لیکن یہ الزام کیوں تھا کہ یہ ملک صرف چند ماہ بعد ہی ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں؟ بھارتیوں میں یہ سوچ کیوں تھی؟ دیکھیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پاکستان جو ہے، دیکھیں نا، پاکستان کی جو ریاست ہے وہ ایک نئی ریاست تھی، یہاں کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں تھا، یہاں کوئی ریاست، کوئی دارالحکومت نہیں تھا۔ صدیوں سے دلی دارالحکومت تھا اور جمی جماعی حکومت ان کو مل گئی۔ تو پاکستان کی اپنی مشکلات تھیں، معاشی مشکلات بھی تھیں، سماجی مشکلات بھی تھیں، پر جو مہاجرین ہیں، لاکھوں مہاجر جو ہیں وہ پاکستان میں دھکیل دیے گئے، یعنی کوئی مشرقی پنجاب سے اور ہندوستان کے دوسرے حصوں سے
ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان جی جائیں، جبکہ جو ہماری تحریک تھی آزادی کی اس میں نقل مکانی نہیں ہونی تھی، اس میں جو ہندو اور سکھ تھے ان کو پاکستان کے حدود میں رہنا تھا، اور جو مسلمان انڈیا کی حدود میں تھے ان کو وہیں رہنا تھا، لیکن اتنا قتل و غارت کا منظر دیکھنے میں آیا، اتنی جانیں ضائع ہوئیں، تو ایک بالکل ایک نئی مملکت جو تھی وہ بوجھ تلے دب گئی، اور ان کا خیال تھا کہ یہ واپس آئیں گے، توبہ کریں گے، لیکن پاکستانی قوم نے اپنے حوصلے کے ساتھ، اپنے عزم کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کیا، اپنی ریاست کو کھڑا کیا اور اسے بالکل چلا کر اور بنا کر دکھا دیا۔ بالکل، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان فوج کی اگر ہم اس وقت کی دفاعی طاقت کی بھی بات کریں تو بھارت کے مقابلے میں یقینی طور پر بہت زیادہ کم تھی۔ ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، ہم ایئر فورس کی بات کریں، نیوی کی بات کریں یا لینڈ فورسز کی بات کریں، ہندوستان ہم سے 3-4 گنا آگے ہی تھا، تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ اس کے باوجود بھی بھارت کو بڑا زبردست سبق سکھایا گیا۔ دیکھیے ان کے عزائم ناکام ہو گئے، وہ تو کہتے تھے کہ ہم لاہور پہ قبضہ کر لیں گے، تو اعلان کر دیا تھا کہ ہم اپنے ڈرنکس جو ہیں وہ جم خانہ میں جا کے پیئیں گے شام کو، لیکن وہ پھر ان کی آرزویں دھری کی دھری رہ گئی، وہ بارڈر کے اوپر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو جس طریقے سے ان کا خیال تھا کہ لاہور پہ قبضہ کریں گے اور پاکستان کو بالکل جکڑ لیں گے، تو وہ سارا جو منصوبہ ہے وہ ناکام ہو گیا الحمدللہ۔ الحمدللہ، اور پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ صرف ہماری جو لینڈ فورسز ہیں وہی نہیں، ایک چونڈا کا محاذ تھا، وہ ہم نے دیکھا بہت بڑا محاذ تھا، جہاں ہندوستان کے جو ٹینکس تھے ان ٹینکوں کا وہ قبرستان بنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائیہ کی بات کریں، انہوں نے نہ صرف دفاع وطن میں حصہ لیا بلکہ آگے بڑھ کر بھارت کی سرزمین پر بھی بڑے امپورٹنٹ حملے کیے۔ بہت جو ان کی امپورٹنٹ تنصیبات تھیں، ان کے جو طیارے وہاں پر موجود تھے ان کو تباہ کیا گیا۔ ہلواڑہ کی بات کر لیں، پٹھان کوٹ کی بات کر لیں، وہ ہوائی اڈے بھی تباہ کیے گئے، امرتسر پر بھی حملے کیے گئے۔ ایم عالم نے جس طرح سے تمام جہازوں کو نشانہ بنایا، وہ تو ایک ورلڈ ریکارڈ قائم ہو چکا ہے۔ جی یہ جو 65 کی جنگ ہے، لیکن اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو پھر اس کے اثرات ہماری سیاست پر مرتب ہوئے، کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ جب اعلان تاشقند ہوا تو پھر مارشل ایوب خان کمزور ہو گئے، اور ان کے خلاف ایک بڑی شدید مہم چلی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بغاوت کر دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ تاشقند میں سودے بازی ہو گئی ہے، تو اس کی ہماری سیاست جو ہے اس میں ابتری واقع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں پھر مشرقی پاکستان جو ہے اس میں انتہا پسندی کے جذبات پروان چڑھے۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو یہ ہوا کہ ہمیں اس طریقے سے جنگ کے دوران تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، تو یہ ایک، پھر اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا صوبائی خود مختاری کا، اور 6 نکات شیخ مجیب الرحمان نے پیش کیے۔ یہاں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابھرے، اور وہاں شیخ مجیب الرحمان جو ہیں ان کا بول بالا ہوا، اور پھر جب یہ دونوں آپس میں ٹکرائے تو پھر آپ دیکھیے کہ ملک کے ساتھ 1971 میں کیا ہوا، تو پاکستان دولخت ہو گیا۔ تو یہ اس کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ تو بہت تلخ ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی وحدت کو برقرار نہیں رکھ سکے، اور یہی ایک سبق ہے۔ دیکھیے جو جنگیں ہیں وہ فوج نہیں لڑتی، صرف فوج اور قوم اکٹھے مل کر جنگیں لڑتے ہیں، اور فوج اور عوام کے درمیان جب فاصلہ ہوگا تو ہم کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ یکجان ہوں گے تو ہم آگے بڑھ سکیں گے اور کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ یقینی طور پر یہ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹمی طاقت بننے کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں بھارت ایک مکمل جنگ کرنے کی پوزیشن میں پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ ویسے بھی خطے کی ترقی کے لیے ہمارے دفاع کا مضبوط ہونا بھی بہت زیادہ ضروری تھا۔ جس طرح سے بھارت کی طرف سے مختلف ادوار میں جو بھی حرکات کی جاتی رہی ہیں، ہمیشہ رات کے اندھیرے میں ہی پاکستان پر حملہ کیا جاتا رہا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وار ٹیکٹکس ہیں وہ کافی تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب تو لڑائی ہماری سرحدوں کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ دہشت گردی جو ہے اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ اب لڑائی جو ہے ایٹمی طاقتیں جو ہیں ان کے درمیان لڑائی کھلی نہیں ہوتی، ان کے درمیان خفیہ جنگیں ہوتی ہیں، اور پاکستان کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ تو اب جو لڑائی ہے وہ ہمارے اندر دھکیل دی گئی ہے، ہمارے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے اندر جو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے جس طرح
वो एक मसरूफ़ जंग है और हमारे हौसले पस्त करने में लगा हुआ है। तो ये एक बड़े चैलेंज हैं जो आज हमें दरपेश हैं और जिनसे हमें निपटना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। 1965 की जंग के हवाले से हम बात कर रहे थे और हमने देखा कि 1965 की जंग में जो सबसे बड़ा महाज था वो चविंडा का था, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये कहा जाता है कि टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी। और इन टैंकों की लड़ाई में हमने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान के जो टैंक्स थे उनका कब्रस्तान पाकिस्तानी सरजमीन पर ही बना दिया गया था और पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से उन तमाम टैंकों को तबाह कर दिया गया था। उस तारीखी मकाम को हमने विज़िट भी किया है, मैंने उस जगह पर जाकर एक स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार की है जो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। वहाँ पर हमने देखा कि बच्चों का जज्बा किस तरह से है, बहुत से ऐसे आई विटनेस थे उस जंग के, उनसे भी हमने बात की है। बहुत से ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, गाजी वहाँ पर मौजूद थे, फ़ौजी अफसरान वहाँ पर मौजूद थे। उस अहम जगह का, तारीखी जगह का हमने दौरा किया है जो कि इस ब्रेक के बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनवार खाबर और नाजरीन, आज नियो पाकिस्तान और मैं मौजूद हूँ चविंडा की उन आज़ाद फ़ज़ाओं में जहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज ने तारीख़ रकम की थी। और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, हम तमाम लोगों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने चविंडा के रहने वाले तमाम मकामी लोगों के साथ मिलकर, उनकी सपोर्ट के साथ, उनकी हेल्प के साथ दुश्मन को नाको चने चबाए हैं। यौम शोहदा की मुनासबत से अभी आपने तकरीब भी मुलाहिज़ा की है। इन्फेंट्री बटालियन के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनकी जानिब से फूलों का गुलदस्ता यहाँ पर पेश किया गया है उन तमाम शोहदा के नाम जिन्होंने लाजवाल कुर्बानियाँ देकर वतन अजीम को बचाया है और जो तमाम पाकिस्तानी हैं उनकी जो ज़िंदगियां हैं उनको महफूज बनाया है। ये वो वाक़या है नाजरीन जो कि जंग अजीम दोम के बाद हमने देखा कि सबसे बड़ा तारीख़ का वाक़या है जहां पर इतनी बड़ी टैंकों की लड़ाई लड़ी गई है और इसको टैंकों का कब्रस्तान भी कहा जाता है, जो कि हिंदुस्तान के टैंकों का कब्रस्तान बन गया था। आज इस हम तारीख़ी मकाम पर मौजूद हैं। इस शानदार तकरीब का यहाँ पर इनेकाद भी किया गया है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस जंग में शिरकत की है। वो तमाम हमारे फ़ौजी भाई, वो तमाम हमारे सिविलियंस, वो तमाम अवाम जो कि फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं और उन्होंने अपने सीनों पर बॉम्ब बांधकर टैंकों के आगे वो लेटे हैं और इस जंग में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। मेरे पीछे जिस तरह से आप ये मोनूमेंट भी देख रहे हैं, सितंबर 1965 में ये चविंडा का महाज है जहाँ पर जंगे दोम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई थी और हिंदुस्तान के लिए बहुत ही हजीमत का वाक़या था। हिंदुस्तान को ज़लील और रुस्वा होकर पाकिस्तान की सरहदों से बाहर निकलना पड़ा था क्योंकि पाकिस्तानी जो फ़ौज है उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हिंदुस्तान का मुकाबला किया है। जिस तरह से हिंदुस्तान की हमेशा से आदत रही है कि वो रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला करता रहा है, लेकिन जो हमारे जवान हैं वो हमेशा से चौकस रहे हैं, वो हमेशा से तैयार रहे हैं और उन्होंने हमेशा से हिंदुस्तान को नाको चने चबाए हैं और मुँह तोड़ जवाब दिया गया है। और इस मकाम पर भी, इस तारीखी मकाम पर भी पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से तमाम अवाम के साथ मिलकर, लोगों के साथ मिलकर, ख़ास तौर पर चविंडा के अवाम ने उस वक्त पाक फ़ौज के साथ बहुत सपोर्टिंग रोल अदा किया और अवाम का जो कनेक्शन था वो हम देख रहे हैं कि आज भी मौजूद है। आज की इस तकरीब में बहुत से लोग हैं जो कि इस तकरीब में हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। कुछ हमारे पास आई विटनेस भी मौजूद होंगे, फ़ौज के हमारे जो एहलकार हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनका जज्बा जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने हमेशा से किताबों में ये किस्से पढ़े हैं, किताबों में हम पढ़ते आए हैं कि चविंडा के मकाम पर किस तरह से जो हमारे फ़ौजी भाई हैं उन्होंने शहादत को अपनाना पसंद किया था। उन्होंने दुश्मन से डरना बिल्कुल भी गवारा नहीं किया और जिस तरह से आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं 600 टैंकों के साथ हिंदुस्तान यहाँ पर आया, 1 लाख फ़ौज के साथ ये आया। और पाकिस्तानियों की हम देखते हैं कि हमेशा से ही हम अगर अपने दीन मज़हब की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो हमेशा से ही जो एक ईमान की ताकत है वो मुसलमानों के पास, पाकिस्तानियों के पास मौजूद है और हमेशा से ही हमने एक अच्छा रोल निभाया है और इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी हिंदुस्तान को नाको चने चबाने में भी कामयाब रहे हैं। मेरे पीछे जिस तरह से आप देख रहे हैं विक्ट्री डिवीज़न का खिताब भी दिया गया है। चविंडा की जंग जो है हमारे सपूतों की शुजाअत, बहादुरी और अज़मत की मिसाल है और आज के दिन स्पेशली न्यू पाकिस्तान की टीम और मैं यहाँ पर आए हैं इस जीत को सेलिब्रेट करने जो कि आज से 59 साल पहले 1965 में हमारे जवानों ने हासिल की थी। और उस वक्त हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी भी इस तरह से मौजूद नहीं थी, लेकिन हमारे नौजवान उन्होंने ज़बरदस्त किस्म से मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तानी फ़ौज को और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। आज की इस तकरीब में बहुत से स्कूल के बच्चे भी हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत से ऐसे आई विटनेस होंगे जिनकी हम आपसे मुलाकात कराएंगे, फ़ौजी एहलकारों से भी बात करेंगे। तो आपको आगे लिए चलते हैं जी। तो अभी हम मौजूद हैं चविंडा के उस तारीखी मकाम पर जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता रहा था और तमाम तफसीलात से भी आपको आगाह कर रहे थे। और अभी वो जो स्कूल के सारे बच्चे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि उसी जोश व जज्बे के साथ
आज आए हैं इस दिन को सेलिब्रेट करने, इस दिन के हवाले से अपने मैसेजेस हमें कन्वे करने, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि बच्चों के जहनों में इस वक्त जो 1965 में जंग हुई थी चविंडा के इस तारीखी मकाम पर, बच्चे अगर उस वक्त इस जंग का हिस्सा होते तो बच्चे उस वक्त अपना क्या रोल अदा करते। बहुत से बच्चे हमारे साथ स्कूल के मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? अमन जाहिद। ठीक है, तो आप हाउस कैप्टन हैं, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और किस तरह से आज के दिन को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज के दिन को हम अपने शहदा की कब्रों पे जाके, उधर जाके उनके लिए दुआ करके, और हम यहाँ पे उनके जज्बे को कायम रखते हुए कि अगर ऐसा वाक़या फिर से हो जाए तो हम जो है ना उसी जज्बे के साथ अपनी जान कुर्बान कर देंगे और जो है ना अपनी तारीख को फिर से रिपीट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा मैसेज है आपका और बड़ा अच्छा एक कॉज भी है, क्योंकि हमें ज़रूरत है ऐसे जवानों की, हमें ज़रूरत है ऐसे बच्चों की जो कि जज्बा रखते हों, जो कि शौक़ रखते हों, ताकि जो दुश्मन है वो हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से भी कभी ना देख सके। अच्छा, मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, आपने मुझे बताया था कि पोइट्री आपने रेडी की हुई है, वो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सुनाएँ हमारे उन तमाम नौजवानों के लिए जो सरहद पर इस वक्त मौजूद हैं और पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। चलता है खंजर तो चले अपनी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच के अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता, मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है पर तारीख के और आग से मैं नहीं मिट सकता। ज़बरदस्त, बहुत खूब। और ये बड़ी अच्छी पोइट्री उन्होंने रेडी की हुई थी जो आज के दिन पर हम आपके साथ भी शेयर करें। कुछ बच्चे भी हैं हमारे पास, इस स्कूल से ही रिलेटेड हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चविंडा में मौजूद हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पर। आप अगर 1965 की जंग में होते तो आप उस वक्त क्या रोल अदा करते? अगर मैं भी 1965 की जंग में शरीक होता तो मैं भी, जैसे हमारे बड़े जो पहले बुज़ुर्गों ने अपने जानों का नजराना पेश किया और अपने मुल्क की हिफाजत की है, वैसे ही मुझे भी अगर मौका मिलता तो मैं अपनी जान का नजराना पेश करने से गुरेज नहीं करता, अपने भी सीने पर बम बांध कर टैंकों को तबाह कर देता। और देख लें जी, ये हमारे हर बच्चे का विज़न है और ये दुश्मनों के लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो कभी भी पाकिस्तान की तरफ इस तरह से नहीं देख सकते, बुरी नीयत से नहीं देख सकते, मैली आंख से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो बच्चा है वो अपने आप को इस वतन पर कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। आपके क्या जज्बात हैं इस दिन को लेकर? आप हर साल ये जो तकरीबात होते हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी तरह जिस तरह हमारे नौजवानों ने अपने वतन के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, जिस तरह उन्होंने अपने वतन पर अपनी जान कुर्बान करके दिखाया कि इस वतन का दिफा बहुत मजबूत है, इसी तरह आज के नौजवानों को इससे ये सबक हासिल करना चाहिए कि हमें भी अगर हमारे मुल्क के दिफा के लिए, हिफाजत के लिए अगर जान का नजराना पेश करना पड़े तो उससे दरेग नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपका आर्मी के जो शोहदा हैं, बहुत से ऐसे हमने देखा हमारे शोहदा जो कि फिर हमारे हीरोज़, कैप्टन्स ऐसे थे जो कि हमने बुक्स में भी उनका नाम पढ़ा है, बहुत से ऐसे नाम हैं। आपका फेवरेट है? मेरा फेवरेट तो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद। अजीज़ भट्टी शहीद। अच्छा, वो वाक़या सारा आपको रिकॉल है, याद है सारा? ठीक है। अच्छा जी, एक और छोटा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उससे हम बात करेंगे और उससे जानेंगे कि उसके क्या जज्बात रहे हैं इस वाक़े को लेकर। बेटा, आप आएंगे मेरे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? सुभान। ठीक है सुभान, कोई पोइट्री सुनाना चाहते हैं आप हमें? यस जी, सुनाएं। अकाबों के तसल्लुत पर फिजाएं फख्र करती हैं, अकाबों के तसल्लुत पर फिजाएं फख्र करती हैं, खुदी के राज दानों पर दुआएं फख्र करती हैं। वतन से जिनके बेटे पैदा हों महमूद आलम से, वतन से जिनके बेटे पैदा हों महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ फख्र करती हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। यकीनी तौर पर वो माएँ फ़ख्र करती हैं जिनके बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं और वो हमारे मुल्क पर उन्होंने अपनी जान निसार की है। इसके बाद हम आगे चलेंगे और इस तकरीब के जो दीगर मेहमान हैं उनसे भी बात करेंगे। बहुत से आई विटनेस भी हैं जो कि आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं 1965 के इस चविंडा के तारीखी मकाम के हवाले से, हम उनसे भी बात करेंगे। चविंडा के इस तारीखी मकाम पर एक बार फिर से मैं आपके साथ मौजूद हूँ और मेरे साथ हाजी मोहम्मद सईद भट्ट साहब इस वक्त मौजूद हैं जो कि 1965 की ये जंग थी उस पे आई विटनेस भी रहे हैं और आज हमारे साथ वो जो तमाम एक्सपीरियंस था, वो जो वाक़या था, वो जो यादगार थी, उसको शेयर करेंगे। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना मैं आपसे यही चाहूँगा कि उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी और आपने उस जंग में क्या किरदार अदा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, इतना सा मुख्तसर तेरा क़याम है। अल्लाह के करम से मैं उस वक्त वेप्टा की नौकरी कर रहा था
और मेरी ड्यूटी आर्मी के साथ थी। मैं जिस जगह आर्मी जाती थी जहाँ बिजली नहीं थी इस इलाके में, वहाँ मैं जनरेटर लेकर जाता था। मुझे इतना मौका मिला है कि मैंने सन 65 की जंग, 6 सितंबर की जंग जो टैंकों की हुई है, उसका ऐनी शाहिद हूँ। इसलिए कि मैं चांबलेआल से जब बॉर्डर क्रॉस किया इंडिया ने, तो वहाँ से होता हुआ गटगोर और फ्लोरे के चौक तक उसके अंदर अंदर जंग हुई है टैंकों की। मैं जब यहाँ 7 सितंबर को यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा जनरल मूसा खान साहब और जनरल अली कुली खान साहब ये DCS स्कूल में तशरीफ फरमा है। उन्होंने जवान तैयार किए 10-12 और अवाम की इसके जज्बात इतने गर्म थे कि वो भी कहने लगे हमने भी साथ जाना बम बांध कर। 10-12 आदमी शहीद हुए बम बांध कर, जिनकी कब्रें उस वक़्त उसके सड़क के किनारे बना दी गई थी आरसी। वहाँ मस्जिद भी बनी हुई है छोटी सी, वहाँ सब अपने अपने भरोसा ले गए उसके शाला से। बाद में गुजारिश ये है कि वो टैंक जो जंग हुई है सन 65 की, वो रात के 12 बजे 6 तारीख को हमला हुआ है। 7 तारीख को जनाब अयूब खान साहब ने रेडियो पाकिस्तान पर तकरीर की थी, जिसका मफहूम था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो और दुश्मन की तोपों का मुंह हमेशा के लिए मोड़ दो। मैंने ये ईमान की कुव्वत ही है जिसकी वजह से हम हमेशा से ही अपने दुश्मन को शिकस्त देते हैं। हम इस उम्र की 82 साल की उम्र में मैं ये वादा करता हूँ अपनी पाक आर्मी को और पाकिस्तान की खातिर, मेरे बच्चे, मेरे जान, मेरा माल, हर चीज़, अब कोई दुश्मन ने कभी हमला किया उसकी आंखें निकाल देंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे। बिल्कुल, ये जो लाजवाल एक शिकस्त जो थी जो हिंदुस्तान को दी गई है वो इसी जज्बे की वजह से दी गई है। आज बच्चा बच्चा पाकिस्तान का, बच्चे को देख लें, जवानों को देख लें, बुजुर्गों को देख लें, वो अपने वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, शहीद होने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो पहला मैसेज हमेशा से हमने देखा पाक आर्मी भी कन्वे करती है, अवाम भी कन्वे करती है, वो अमन बरकरार रखना चाहते हैं अपने तमाम उन हमसायों के साथ जो कि पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप में चाहूँगा कि ज़रूर आप रोशनी डालिएगा। हिंदुस्तान बड़ी जगहों पर यह कहता रहा कि चुबिंडा का महाज तो हमने फतह कर लिया, तो ये तो एक बहुत बड़ा सबूत हमारे पीछे खड़ा है। हिंदुस्तान का जो टैंक है मैंने अपने हाथों से लगाया। अच्छा, ये जहाज भी अब मेरे हाथों से बना है। इधर लगाते थे जब सामान लाकर, तो हम यहाँ मौजूद थे। और कितने टैंक, मैंने भी कुछ किस्से भी सुन रहा था कि वो तो कितने अरसे वो पाकिस्तान की सरजमीन पर पड़े रहे, 20 साल पड़े रहे यहाँ माल गोदाम पर। वो नीलाम हुए, फिर माल गाड़ियों पर लेकर के बागेंट चले गए। ठीक है। और व्हाट्सएप उस वक्त जो लोगों का जज्बा था वो आपने क्या देखा? मैंने उस वक्त जज्बा ये देखा कि फूल हाथ में पड़े थे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने। पाक आर्मी जा रही है और उस पर नारे लगा रहे हैं और उसकी माएँ साथ खड़ी हैं, नारा तकबीर, अपने नजराने पेश करो, फूल पेश करो, हाथ डालो। वो खेमकरण की बॉर्डर है, BRB लैंक। हमारी फौज 7 तारीख को सुबह 7 बजे यहाँ पहुंची है, 7 बजे। इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान को ज़ेर नहीं कर सका और ना इंशाल्लाह कर सके। अल्लाह के फजल करम से मैं इंडिया को अब भी इंतबाह करना चाहता हूँ। कभी तुमने कभी आंख उठाकर भी देखा, वो सन 65 की जंग भूल जाओगे, तुमको फलस्तीन याद आ जाएगा, गजा याद आ जाएगा, तुमको इसराइल तबाह कर देंगे। हाँ, मुसलमान की गैरत इतनी तेज है। मैं कहता हूँ मुझे बम बंद कर इसराइल में फेंक दो, उनके एटमी प्लांट को तबाह कर दो। फलस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान की 34-35 मुमालिक इस्लामी है, खुदा का वास्ता है, फलस्तीन की मदद करो, उनकी फरियाद सुनो, उनके शोहदा को सलाम करो। मैं पाक आर्मी की जवानों को और पाक आर्मी के कमांडर चीफ को, चारों कमांडरों को सलाम पेश करता हूँ। एहलिया ने चुबिंडा की जान, माल, बच्चे, हर चीज़ सब कुछ मुल्क का कुर्बान है। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि आज बहुत से लोगों की भी हम आपसे बात करवाने जा रहे हैं और इसी तरह से 1965 की इस जंग के इस अहम तारीखी मकाम पर जहां मौजूद हैं, आज हमारे साथ एक आई विटनेस भी मौजूद हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि उन्होंने उस वक्त क्या देखा था, उस वक्त क्या हालात थे, लोगों के क्या जज्बात थे और उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी। हाजी अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना मैं आपसे ये चाहूँगा कि उस वक्त आप कितने साल के थे? जनाब, मैंने मैट्रिक पास किया था और सियालकोट कॉलेज, गवर्नमेंट कमर्शियल कॉलेज में दाखिला लिया था, तो जाहिर है कि 16 का था, तकरीबन 16 साल के आप। हाँ जी, ठीक है। तो 6 सितंबर को हम कॉलेज से वापस आ रहे थे, तो स्टेशन पर हमने क्या देखा कि बहुत जगमगटा लगा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। तकरीर लगी हुई थी अयूब खान की, वो कह रहा था मेरे प्यारे हम वतनों, बुज़दिल दुश्मन ने आप पर हमला कर दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए दुश्मन की तोपों के दहाने बंद कर दें।
پھر ہم یہاں آئے، یہاں پہنچے تو ہمارے ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں پر ہماری آرمی بھی ٹھہری ہوئی تھی۔ اچھا، ہم چونکہ آپس میں فیملیئر تھے، جانتے تھے ایک دوسرے سے کافی، 2-3 مہینے سے وہ ادھر سے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ کچھ آدمی لاؤ جن کو ہم گنے دے کر، 303 کی گن ہوتی تھی وہ سیفٹی کے لیے، پلوں کی سیفٹی اور یہ وہ اس کے لیے، یا ایک یہ بھی بڑی بات تھی کہ اوپر سے وہ گریلے اتریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ان کے لیے۔ اینی ہاؤ وہ ہم نے ایسا کیا، تقریباً 15-20 آدمی تو میں لے کر گیا۔ اچھا، اس کے بعد رات کو ٹینک ہمارے آئے اور انہوں نے ہم سے پوچھا، ہم روڈ پر تھے، کہ وہ کدھر ہے، کالا والی کدھر ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ ابھی آپ جاؤ گے 3-4 کلومیٹر تو ادھر کالا والی ہے۔ نیکسٹ ڈے 7 تاریخ تھی، ہم گئے وہاں پر ڈیوٹی لینے کے لیے کہ کہاں ہماری ڈیوٹی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ تم ادھر۔ بائی چانس میرے گھر میں، میرے خاندان میں ایک واحد فرد تھا، مرد، میل، لیکن میرے انکل جو تھے نا، میرا چاچا، وہ ریٹائر ہو کر آیا تھا آرمی سے، تو اس نے کہا کہ آئی ہیو ٹو گو بیک، میں نے واپس جانا ہے۔ ہم نے بڑا کہا تو تم ریٹائر ہو، میں نے واپس جانا۔ وہاں سے جب ہم اس کو سی آف کرنے آئے تھے نا، ریلوے اسٹیشن، ان بیٹوین ریلوے اسٹیشن اور مسجد، ہماری توپ جو ہے نا اس کو انسٹال کر رہے تھے ادھر۔ اچھا میر صاحب، اتنی بڑی ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کو شکست ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کا جو ایک ڈھیٹ پن ہے، جسے ہم ڈھٹائی بولتے ہیں، وہ اس حد تک قائم رہا کہ اس ٹائم بھی وہ یہی کلیم کرتا رہا کہ ہم نے تو چونڈا پر قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ ایکچولی بات کیا تھی، جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا نا، ہمیشہ کی طرح پنجاب ریجمنٹ کی ڈی کمپنی تھی وہاں پر، اور آپ حساب لگا لیں کہ وہ ظفروال سے لے کر سیالکوٹ تک، مطلب ہے وہ کتنا ڈیفینس کر سکتے تھے۔ ڈیفینس ہم نے کیا ہی نہیں ہے، ہم نے ڈیفینس جو کیا ہے نا وہ چونڈا میں کیا ہے، وہ اس لیے کہ وہاں سے لے کر یہاں تک فلیٹ، بالکل کوئی نہر، کوئی نالا، کوئی چیز نہیں تھی، اور جب بھی ہم نے ڈیفینس کیا تو ہم نے ان کو روک لیا۔ وہ تو ڈیٹ پن ہے ان کا، اور وہ ان کی بغیرتی ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، ادروائز ہم چونڈا محاذ میں ہارے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے ڈیفینس ہی یہاں سے کیا۔ تو چونڈا کے مقام پر کھڑے ہو کر ہی یہ پروگرام کر رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں پر ان کے سینکڑوں ٹینک تباہ کیے گئے ہیں، ان کے سینکڑوں سے زائد ہم نے دیکھا کہ فوجیوں کو جس طرح سے مارا گیا۔ بقول شخص ہماری ہائی کمان جو یہاں پر تھی، میجر جنرل ابرار سین، بریگیڈیئر عبداللہ علی ملک اور 2-3 اور تھے، ان کو وہاں سے آرڈر ملا تھا کہ آپ لوگ باویدی کولڈی پسرور کے آگے جہاں پر نہر ہے وہاں پر آ کے ڈیفینس کریں، لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے ڈیفینس کرنا ہے، اس سے آگے ہم نے انڈیا کی فوج کو نہیں جانے دیا، تو دے ڈیڈ سو۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عبدالحمید صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ بہت سے آئی وٹنس سے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی ہے، ان سے آپ کی بات بھی کرائی ہے، بہت سے بچوں سے ہم نے آپ کی بات بھی کرائی ہے، جن کا جذبہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ابھی علاقے کی ایک بڑی معروف شخصیت ہیں، دل عزیز شخصیت ہیں، جن کا نام زمزمی بٹ ہے۔ پہلے تو یہ نام بڑا انوکھا ہے، میں نے پہلی بار سنا ہے، ان سے میں اس نام کا مطلب بھی جانوں گا، اور یہ نام کس نے رکھا یہ بھی ان سے پوچھیں گے، اور کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ پورے علاقے میں صرف انہی کا نام ہے، لوگ انہی سے پیار کرتے ہیں، انہی کی بات کرتے ہیں، انہی کا نام لیتے ہیں۔ زمزمی بٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ زمزمی بٹ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بسم اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ دعا جی الحمدللہ، کرم اللہ کا، ٹھیک۔ اچھا جی، پہلے تو مجھے ذرا نام کے حوالے سے اپنا تھوڑا سا بتائیے گا۔ نام سر میرا زمزمی بٹ ہے، اور یہ میرے ابو نے نام رکھا ہے، تو مطلب آپ نے پوچھا ہے تو اس کا مطلب سر بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ رک رک کر چلنے والا۔ اور میں وہی دیکھ رہا تھا کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں انٹرویو کر رہا تھا، جو بزرگان ہمارے ساتھ موجود تھے وہ آپ کا بڑا نام لے رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے، پورے علاقے میں ہم نے بڑا آپ کا نام سنا ہے، وجہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ یہ سر الحمدللہ یہ سمجھ لیں کہ چونڈا کا میں رہائشی ہوں، تو ادھر کی میری پیدائش ہے الحمدللہ، ایک تو یہ میرے لیے قابل فخر ہے، دوسرے نمبر پہ میں ہنٹنگ کے حوالے سے وہ میں جانا چاہتا ہوں، پرانا شکار کے حوالے سے، تو بیسیکلی کام بھی میرا یہی ہے، اور اس چونڈے سے الحمدللہ محبت کے سمجھ لیں اظہار یہ ہے کہ میں نے جو اپنی کمپنی بنائی ہے وہ بھی چونڈانوں کے نام پہ ہے۔ اچھا، تو انشاءاللہ ریسنٹلی کچھ دنوں کے بعد میری ایئر رائفل کی جو ایئر گن کی لانچنگ ہے، تو وہ بھی چونڈانو جو آپ نے برانڈ ایک بنایا ہے اس میں آپ یہ ایئر گن بنا رہے ہیں؟ ایئر گن بنا رہے ہیں۔ یہ کس طرح سے خیال آیا؟ بچپن سے شوق تھا اس علاقے میں، اس علاقے کی ہسٹری کی وجہ سے آپ نے یہ ڈیسیجن لیا؟
बस यही है, हिस्ट्री की वजह से समझ लें। और मेरा ये शौक़ भी था, मैं तो चलो आर्मी में नहीं जा सका, लेकिन आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी बेटी है वो उसको ज्वाइन करवाएंगे इंशाल्लाह आर्मी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? उस वक्त हमने देखा जो जवानों ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, उन्होंने कहा कि हम अपने सीनों पर बम बांध कर जाएंगे वहाँ पर। आप उस वक्त होते, क्योंकि मैंने सवाल बच्चों से भी पूछा था और बच्चे कहते कि अगर हम होते हम भी उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहते और हम चल पड़ते। बिल्कुल जनाब, हम भी ऐसे ही करते हैं इंशाल्लाह। अगर हम उस वक्त होते तो ये साथ में बिल्कुल ये टिब्बा है, इधर ये सारा वो टैंकों का हमला हुआ था तो ये बम बांध के ये सीनों में ये टैंक के नीचे गए हैं, तो इधर ये सारा कब्रिस्तान इनका बना था। तो जारी बात है अगर मैं होता तो हम भी जारी बात है ऐसे ही करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जमजमी भट्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। एक बार फिर से हमारे साथ कुछ ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं जो कि 1965 के उस जंग में, उस तारीखी मार्के में हमने देखा, जिन्होंने अपनी आंखों से तमाम वाक़यात देखे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, रिकॉल करेंगे उन तमाम लम्हात को कि जब हिंदुस्तान की तरफ से रात की तारीकी में हमला किया गया तो फिर यहाँ के लोगों ने, पाक फ़ौज ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया था। बशीर अहमद साहब, ज़फ़र इकबाल साहब और मोहम्मद बशीर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बशीर साहब आपका। आपसे जानना, अस्सलाम वालेकुम, आपसे जानना हम यही चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा वो वाक़यात बताएं कि जब हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर अटैक किया था, इस टाइम हम चौक फ्लोरा पर खड़े हैं, बॉर्डर से लेकर ये तमाम हिस्सा, ये तमाम एरिया और चमिंडा तक वो जंग लड़ी गई थी। बिल्कुल जी, ये चमिंडा तक जंग लड़ी गई थी और जनाब इत्थे बड़ी ज़बरदस्त कालेवाली पिंड गाँव, कालेवाली इनका गाँव, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਨਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੁਲ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਫੌਜ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਅਦਰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਲਾ ਗਾਰਡਰ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਰਲਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਲਾ ਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का ख़ास करम भी रहा है और जो हमारे जवान थे वो भी बड़े बहादुर थे, जिन्होंने ये तमाम कुर्बानियाँ भी दी हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर। अच्छा, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइएगा कि आपने उस वक्त में क्या देखा था, क्या विटनेस किया था, क्योंकि हमने देखा कि सबसे बड़ा ये मार्का जो टैंकों की लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई और दुश्मन अपने सैकड़ों की तादाद में टैंक फिर यहाँ से छोड़कर भागा था। जी, उस वक्त असी अपने घर सां मौजूद सां जिस वेले इंडिया वाले आए ने। राती 10 बजे फायर खुला, रातों रात वो इत्थे पहुंचे ने। मेरा पिंड काले वाली है, इस तो चिविंडे दे और फ्लोरे दे दरमियान। और साढ़े आर्मी वाले 1 साल तो पहला मौजूद सन साढ़े पिंड दे विच, वो मौजूद रहे ने। बाकी चंद लोग सन इत्थे आर्मी दे जिस वेले उन्हां हमला कीता, क्योंकि रात नूं साडी सारी आर्मी जसड़ दे मकाम ते पहुंच गई सी नारोवाल। उन्हें वेख्या वेला इलाका वो बिल्कुल आए ने इत्थे, और जिस वेले वो इन्हां पिंडां ते उन्हां दा कब्जा सी, उस वेले भी असीं अपने पिंड च मौजूद सां। वो टैंक वगैरह ला के जिस वेले इत्थे पहुंचे ने, फिर सिविलियन की और आर्मी वाले की सारियां ने इकट्ठा होकर मिल के ना ते उन्हां दा हमला पसपा कीता और एडी जवान मर्दी दे नाल उन्हें एडा बुज़दिलाना हमला किया कि वो वेखते सन कि रात इस वेले को आएगा नहीं इत्थे, लेकिन ये जवान सुते नहीं सन, भी जागते सन। ਜਿਹੜੇ भी आ सन, थोड़े सन बहुते सन, लेकिन इन्होंने डट के मुकाबला उन्होंने किया। उत्थे उन्होंने हमला पसपा किया गया साढ़े पिंड तो अगली साइड से। अच्छा बशीर साहब, आप ये बताइएगा कि हम हमेशा से देखते रहे, हिंदुस्तान उस वक्त भी कहता रहा, बहुत सी ऐसी बातें करता रहा कि चुविंडा का जो महाज है वो तो हिंदुस्तान ने जीता है। इतनी बुरी शिकस्त के बाद भी हिंदुस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जाता रहा, हालांकि बड़ी बुरी शिकस्त हुई थी उन्हें। देखो, बात यह है कि रात के अंधेरे में सन 1965 में जब उन्होंने हमला किया था ना, तो उनके 600 टैंक का हमला था। 600 टैंक अगर नाम भी फायर कर रहे तो उसकी बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन यहाँ तक वो पहुँच चुके थे। इसके बाद हमारी पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी जुर्रत से, बड़ी बहादुरी से जो है ना, अपने साथियों के साथ, अपने पेटों के साथ बम बन के चिविंडा के मकान पे स्टेशन के साथ एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता था, सैकड़ों के हिसाब से उनके टैंक उड़ाए। फिर वो मतलब एक बुज़दिला तौर पे जो है ना पीछे भागे, टैंक छोड़कर। कुछ ऐसे टैंक थे जो तबाह हो गए, कुछ वैसे ही छोड़ के भागे। तो ये हमने देखा और सुना। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी जो है ना, ये हमेशा के लिए
बिल्कुल इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया, तीनों बुजुर्गान हमारे साथ मौजूद थे और हमें वाकया सुना रहे थे 1965 की जंग का, जो कि चविंडा के मकाम पर लड़ी गई है। हिंदुस्तानी फ़ौज को जिस अजीमत का सामना करना पड़ा है और जितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जितने टैंक उनके तबाह हुए हैं, जिनके फ़ौजी एहलकार इतनी बड़ी तादाद में मरे हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरह से उनके इस हमले को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ पसपा किया है, तो वो कहानी व रुदात हमने आप तक भी पहुँचाई है। और हम यकीन करते हैं कि ये कहानी सुनकर आपको भी जो 1965 की यादें हैं वो ताज़ा हो गई होंगी। अभी मेरे बैकग्राउंड में आप इस वक्त बहुत से मैप्स भी देख रहे हैं, जो कि हमें ये समझाने के लिए हैं कि चविंडा का जो मार्का है वो किस तरह से हुआ था। 1965 की जंग में हिंदुस्तानी फ़ौज ने कहां से अटैक किया, पाकिस्तान की फॉर्मेशन क्या थी, इन तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए इस वक्त हमारे पास शोहदाए चविंडा पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन वसीकुर रहमान साहब मौजूद हैं। उनका मैं इंट्रोडक्शन आपको कराता चलूँ, जो कि यहाँ पर बहुत अरसे से मौजूद हैं। जितने भी लोग इस तारीखी मकाम को विज़िट करते हैं, इस हवाले से उन्हें ब्रीफ करते हुए हमें दिखाई देते हैं, और आज हमारी रहनुमाई के लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं ये चाहूँगा वसीकुर रहमान साहब से कि वो आज हमें ज़रा डिटेल में बताएं कि ये जंग अनफोल्ड कैसे हुई। वसीकुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, 1965 की जो जंग है, ये आपको पता है, सारी दुनिया को मालूम है कि ये जंग जो है ये भारत ने गैर एलानिया तौर पर शुरू की, और हमारे चविंडा सेक्टर को उन्होंने खुसूसी तौर पर इसलिए अहमियत दी कि यहाँ जहाँ से वो अंदर दाखिल होना चाहते हैं, यहाँ कुदरती रुकावट कोई नहीं थी, ना कोई नदी, ना कोई नाला, ना कोई ऐसी चीज़ थी जो उनको रोक सकती। तो इसीलिए अपने आर्मर्ड डिव को उन्होंने चविंडा के ऊपर इस्तेमाल किया है, और उनके पास 3 और दूसरे इन्फेंट्री डिवीजन मौजूद थे। तो ये ब्रेकआउट में आप दिखाता हूँ मैं कि उन्होंने अपनी पूरी जितनी भी 4 डिव का उनके पास कुव्वत थी, उसको उन्होंने 3 कॉलम में तकसीम कर दिया, और 3 जगह से ये पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। अपनी जो फ़ौज है, उन्होंने रामगढ़, एक उनके पास ऐसी जगह है जहां उन्होंने अपनी पूरी जो 4 डिवीजन फ़ौज है वो इकट्ठा कर ली। उस फ़ौज को उन्होंने 3 मुकामात से, एक नखनाल है, एक हमारे पास शारबा है, और एक बाजरा गढ़ी है। और उस वक्त की ख़ास बात यह है कि जब वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई हैं तो उस वक्त पाकिस्तान की बाकायदा फ़ौज इधर मौजूद नहीं थी। छोटी छोटी मुजाहिदीन की 20 कंपनीज यहाँ मौजूद थी, और इतनी बड़ी ताकत का रास्ता नहीं रोका जा सकता। लेकिन इतनी बड़ी ताकत का रास्ता फिर हमने देखा कि किस तरह से रोका गया, किस तरह से नाको चने चबवाए गए। और ये इस सरजमीन पर वो तारीखी मकाम है जहाँ पर हिंदुस्तान के जो टैंक्स थे उनका किस तरह से कब्रिस्तान बना दिया गया। थोड़ा वक्त ज़रूर लगा होगा स्ट्रेटजी बनाने में, फॉर्मेशन बनाने में, एक प्लान बनाने में, लेकिन बिल आखिर जीत पाकिस्तान की हुई। इसी तरह है ये, जैसे आपने कहा है कि अंदर तो दाखिल हो गए, इब्तदाई महाजों पर इंडिया को बहुत जल्द कामयाबी मिलना शुरू हो गई, लेकिन बहुत जल्द ज़मीन के ऊपर हालात उनके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ चले गए। उसमें सूरह अनफाल की एक आयत मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम में से 20 साबित कदम रहे तो 100 के ऊपर हावी आ जाएंगे, और मैं तुम्हारी तादाद उनके जहनों में ज़्यादा करके बिताऊँगा। ये चविंडा के महाज के ऊपर अल्लाह ने एग्जीक्यूट किया है, और ये हमारी इसको कह लें खुदा की मदद से जो जज्बा ईमानी था, उससे हमारे जब पहले टैंक 25 जिसको मैन ऑफ स्टील का खिताब बाद में मिला है, उसके जब पहले टैंक उनके सामने आए तो वो सिर्फ 3 टैंक थे, और भारत का पूरा एक आर्मर्ड ब्रिगेड उनके सामने आ गया। तो 3 टैंकों ने यके बाद फायर करके उनके 2 टैंक तबाह कर दिए। अब वो पूरा जो उनका है ना, हमारे पास पैटर्न टैंक थे उस वक्त। भारत ने ये समझा कि हम पाकिस्तान के आर्मर्ड डिव की पूरी में किसी ज़द में आ गए हैं, ये कोई ट्रैप है, उन्होंने हमारे लिए कोई फंदा बनाया हुआ है। यहाँ अल्लाह की वो नुसरत जिसका आपने अभी जिक्र किया कि उनके जहनों में खौफ ये शुमार हो गया। ये देखें किस तरह कुरान करीम अल्लाह की मदद किस तरह आ रही है। उनके जहनों में खौफ आ गया, हालांकि सिर्फ 3 टैंक थे। उन्होंने समझा कि पूरे का पूरा जो घेरा डाल दिया गया है, तो उनकी जो उधर रफ्तार थी वो रुक गई। उसी दौरानिए में हमारा जो बाकी 24 ब्रिगेड जिसने बड़ी बहादुरी के साथ ये सारी जंग लड़ी है, फ्रंट के ऊपर हमारे सिर्फ 30 टैंक थे जो उनके 250 टैंक को रास्ता रोकते हुए आ रही है। और ये मडबिट जो है, ये मैं चविंडा का मैप आपको दिखाना चाहूँगा। जरूर आए। जब ये फाइनल जो जिसको मार्का कहते हैं, ये चविंडा के मुकाम का 19 तारीख को हुआ है। उस वक्त हमारे जो फ्रंट के ऊपर लगे हुए थे वो सिर्फ 30 टैंक थे। भारत ने पूरे अपने आर्मर्ड के साथ, पूरे अपने इन्फेंट्री डिव के साथ इसी 5 किलोमीटर के इलाके में अपनी फ़ौज जो है वो झोंक दी। इतना ज़्यादा एम्बिशियस थे क्योंकि 14 दिन की जंग में स्वाय सर पटकने उनको कुछ भी हाथ नहीं आया। पाकिस्तान की फ़ौज ने, यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, शुहदा ने अपने खून से जो दास्तान रकम की है, वही है वो सिला शहीद क्या है, तोबे ताबे जाविदाना। तो ये जाविदाना जो तबो ताब है, ये चविंडा के मुकाम पर अल्लाह ने हमारे मुट्ठी भर जवानों ने, जिनको उनका रास्ता रोक कर ना सिर्फ उनको उधर रोका है बल्कि उनको 5 किलोमीटर पसवा किया है। ठीक है। अच्छा, 2 स्पेसिफिकली चीज़ें जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक एक करके।
जैसे कि हमने किस्सों में पढ़ा है या बड़ों से हमने सुना है कि उस वक्त फैसला फिर ये लिया गया था कि जो हमारे जवान हैं वो अपने सीनों पर बम बांधकर इन टैंकों के आगे लेटेंगे और इनका रास्ता रोकेंगे। ये क्या स्ट्रैटेजी थी, ये उस वक्त किस तरह से जहन में आया, इसको इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल था, और जिस तरह से हर ख़ानदान से एक एक जवान मांगा गया, और ये जो बातें हमने सारी सुनी हुई हैं वो मैं चाहूँगा आप हमें ज़रूर बताएं। इसमें थोड़ी सी मिथ भी है, लेकिन हकीकत ये है जो किताबों में लिखा है, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब 19 सितंबर को एक बहुत ही इधर फाइनल बैटल हुई है, मैन टू मैन बैटल आप उसको कह सकते हैं। उसमें उनका आप 4 डेव उनके हैं, 2 डेव हमारे हैं, जिनमें से एक फ्रंट पे है, एक हमारी सपोर्ट पे था। तो जब 5 डेव इतनी मुख्तर सी जगह में आ गए हैं तो धूल गर्द धुआं जो है वो आपको पता है इतना ज़्यादा उधर हो गया था कि जो बिनाई है वो सिफर हो गई, हद नज़र सिफर हो गई। तो जवान जो हैं वो मार्टर लेके या दूसरी चीज़ें लेके इतना करीब चले गए, वो बिल्कुल इसी तरह था कि ये सुइसाइडल अटैक की तरह था। ये हमारे चुंडा के रेलवे स्टेशन के ऊपर दास्तान लिखी गई है, आई विटनेस मौजूद है। ये जितने भी हमारे पाकिस्तान मिलिट्री के जवान हैं, इन्फेंट्री थी, जो भी हमारे पास था, यहाँ के कुछ सिविलियन भी मौजूद थे उसमें। तो जो उस वक्त जज्बा ईमानी था वो कमांडर अब्दुल अली मलक हैं इधर एक, उन्होंने जब वो तकरीर की जिस तरह आपने कहा, उन्होंने घरों से आदमी नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि कौन है जो अपनी जान जो है वो अपने वतन के लिए कुर्बान करने को तैयार है। भैया को सब इंसानों ने हाथ उठाए उधर जितने भी मौजूद थे कि हम उनसे टकराएंगे, हम बातिल की कुव्वत के साथ टकराएंगे, और टकराए वो। फोर्ट अली कोर जिसने इस जंग में बड़े कलीदी रोल अदा किया, 25 कैवलरी, 2 पंजाब, 14 बलोच, ये सारे वो जवान हैं जिनके एक एक यूनिट से 20-20, 30 जवान शहीद हुए हैं। ये हमारे टोटल शहादा की तादाद इधर तकरीबन 300 है। और एक जो दूसरी बात है, हमारी एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स, उसने यूँ समझ लें कि दुश्मन की कमर तोड़ के रख दी। इतने ज़बरदस्त हमले हैं उनके इस पूरे महाज के ऊपर, यानी कि अटली कोर ये पूरा एक टीम वर्क था। अल्लाह ने मुजाहिदीन की पूरी जमात जो है वो प्रेजेंट की उन कफ़ार के सामने में। और हमारी अटलरी, हमारी आर्मर्ड, हमारी एयरफोर्स, हमारे लोकल यहाँ जो लोग ये इलाके के लोग थे, तो सब ने मिलकर इंडिया को वो इबरतनाक अंजाम इधर दिया है। वसीक साहब, एक आखिरी चीज़ बस मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो चीज़ मैंने नोटिस की है, जो हमने बड़ों से सुना है या हमने किताबों में पढ़ा है, वो जज्बा मैंने आज भी, अभी मैंने बच्चों से बात की है, वो जज्बा मैं उन बच्चों की आंखों में वैसे ही देख रहा हूँ। वो कहते हैं कि अगर हम भी 1965 की जंग में होते तो हम भी अपने सीनों पर बम बांधकर उन टैंकों के आगे लेट जाते। चुमिंडा के लोगों का जज्बा कुछ अलग है। ये इसमें कोई शक नहीं, जज्बा है, लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते। भारत के लिए ये है कि टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोक तो धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। लेकिन अगर वो इस चीज़ को समझ ना पाए तो उनका अंजाम वही होगा जो चुविंडा के महाज पर पहले हमने उनका किया था। बहुत शुक्रिया वसीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, चुविंडा के इस तारीखी मकाम का जो सफ़र है अभी हमारा वो जारी है। हम बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे, बात भी कराएंगे, फ़ौजी अफसरान से भी आपकी बात कराएंगे। हमारे साथ रहिए। चुविंडा के तारीखी मकाम पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यादगार शोहदा पर, और जहाँ हम खराज अकीदत पेश करने के लिए आज मौजूद हैं अपने उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने चुविंडा में 1965 में दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं और मुल्क पाकिस्तान को बचाया है, यहाँ की आवाम को महफूज किया है। इन्फेंट्री बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कैसर अली खान, उन्होंने मैं ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। कैसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज हम इस तारीखी मकाम पर मौजूद हैं, उन तमाम शोहदा को भी हम याद कर रहे हैं, उनकी जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से आज हम पाकिस्तान की खुली फ़ज़ाओं में सांस भी ले रहे हैं। आप हमें इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? 1965 में बहुत से ऐसे मकामात थे जहाँ पर महाजराई हो रही थी, लेकिन चुविंडा को ये खुसूसियत क्यों हासिल है कि यहाँ की जो सिग्निफिकेंस है वो मैं चाहूँगा आप बताइएगा, और इसके साथ साथ जो अवाम का एक ताल्लुक़ रहा इस मौके पर पाक फ़ौज के साथ, उसको भी डिस्क्राइब कीजिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी जंग में जो मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं उनका सबसे मेजर रोल होता है, क्योंकि वो अपने इम्पेटस और मोमेंटम की वजह से मीलों का सफ़र घंटों में तय कर सकते हैं, और किसी भी जंग का जो आउटकम होता है वो मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन ही डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कितना एरिया दुश्मन का कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पे जो इंडियन साइड से फैसला किया गया, जो उनका फर्स्ट आर्मर डिवीज़न था, जिसको वो बड़े फ़ख्र से जिसको ब्लैक एलिफेंट कहते थे, तो जनरल जगजीत सिंह स्पैरो के अंडर उन्होंने ये फैसला किया कि इस आर्मर डिवीज़न को 2 इन्फेंट्री डिवीजन और 1 माउंटेन डिवीजन की सपोर्ट के साथ चारवा से दाखिल करेंगे, सियालकोट चविंदा को कैप्चर करेंगे और मराला रावी लिंक कनाल तक का एरिया कैप्चर करेंगे। तो इस मकसद के साथ बेसिकली पूरा मैकेनाइज जो उनका एलिमेंट था, जो मेन पंच था,
वो इस जारवा सेक्टर में उन्होंने इंडक्ट किया था। मैग्नाइज फॉर्मेशंस के ऑपरेशंस बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं एक आम मिसाल से इसको समझाना चाहूँगा कि मैकेनाइज फॉर्मेशन को रोकना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी बिखरे हुए बेल को अपने हाथों से काबू करने की कोशिश करें। तो उसका एक प्रोसीजर है, पहले उसके इम्पेटस को ब्रेक किया जाता है मुख्तलिफ डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज से, और उसका जो थ्रस्ट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद जाके फिर उस पर काउंटर अटैक्स किए जाते हैं ताकि उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन जो चविंडा के मकाम पे हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था। 25 कैवलरी जो सिर्फ एक यूनिट थी, 44 टैंक होते हैं एक आर्मर्ड रेजिमेंट्स के पास, जबकि जो उनका आर्मर्ड डिवीजन था उसके पास 300 से ज़्यादा टैंक थे। तो जो ही वो आर्मर्ड डिवीजन पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो 25 कैवलरी ने, ये एक अनप्रेसिडेंटेड एक ऑपरेशन है जो जिसको आप मिलिट्री हिस्ट्री का ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने हेड ऑन इसको टेक ऑन किया। ऐसा होता नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज से उसको एब्जॉर्ब करके फिर उस पर काउंटर अटैक किया जाता है, लेकिन इसने बिल्कुल आप यूँ समझे कि उसने उस बेल को बिल्कुल सींगों से पकड़ लिया जाके। 300 टैंक वर्सेस 44 टैंक, और उसने उसका सारा इम्पेटस ब्रेक किया, उसका मोमेंटम ब्रेक किया। न सिर्फ ब्रेक किया बल्कि उसको रिपल्स होने पे मजबूर कर दिया। लेकिन 25 कैवलरी ने उनको दरवाजे पे ही ऐसे हेड ऑन टेक ऑन किया कि उनके पाँव खड़ गए और उनको वहाँ से रिपल्स होना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनको लगा कि जिस फुर्ती और जिस तेज़ी और एग्रेशन के साथ वो लोग आ रहे हैं, उनको लगा कि ये पाकिस्तान का 6 आर्मर्ड डिवीजन उन पे हमलावर हो गया है। मतलब वो थे तो 40 टैंक, लेकिन उनको लगा कि शायद पूरा आर्मर्ड डिवीजन आ रहा है। तो उनकी इस मतलब तेज़ रफ्तारी, बर्क रफ्तारी और इस एग्रेशन के साथ वो आगे जा रहे थे कि उनके जो जनरल अफसर कमांडिंग थे उनको लगा कि ये तो 6 आर्मर्ड डिव से टकराव हो गया, मुझे अभी अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील करनी होगी, क्योंकि मैं एक इन्फेंट्री डिवीजन से नहीं एक आर्मर्ड डिवीजन से लड़ रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं पहले ज़रा कंसोलिडेट करूँगा, फिर मैं आर्मर्ड डिवीजन के अगेंस्ट जाऊँगा। तो काफ़ी नुकसान किया 25 कैवलरी वहाँ पे, और बेसिकली यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद जो उनका आर्मर्ड डिवीजन था वो संभल नहीं सका, और वो गेंस नहीं ले सका इस इलाके में जो वो लेने के लिए आना चाह रहा था। प्लानिंग करके आए थे बिल्कुल इंडिया के रास्ते के थ्रू, फिर जीटी रोड MLRC तक वो जाना चाह रहे थे। तो बहरहाल जब जो ही वो चविंडा के पास पहुंचे तो उनका इम्पेटस और मोमेंटम काफ़ी हद तक इस ऑपरेशन की वजह से ब्रेक हो चुका था। तो उसके बाद फिर इन्फेंट्री ब्रिगेड और आर्मर्ड एलिमेंट्स ने मिलकर जो काउंटर अटैक्स किए, जिसके बाद से चविंडा को जो इंडियन टैंक्स का कब्रिस्तान कहा गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जंग हमेशा मिल के लड़ी जाती है, तो यहाँ के लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं वो उससे तारीख बड़ी पड़ी है, सब इससे वाकिफ़ हैं। तो इसीलिए हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि यहाँ आएँ, उन शहीदों को जो उनमें अफवाज पाकिस्तान के शोहदा भी शामिल हैं, उनमें यहाँ के लोकल्स भी शामिल हैं, जिन्होंने न सिर्फ शाना बशाना यहाँ पे लड़ाई की दुश्मन के साथ, हमारी लॉजिस्टिक चेन को ओपन रखने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया और हौसला बढ़ाया। और इस तरह हमने मिल के ये एक तारीखी जंग लड़ी जिसको तारीख आज भी याद करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट कर्नल कैसर अली खान साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, 1965 की ये जो जंग है, चविंडा का ये तारीखी मकाम है, ये जो तारीखी वाक़या हुआ था, ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें इत्तेहाद से रहना है, यगानगत से रहना है। तो पाकिस्तान की तरफ कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क, कोई भी कुव्वत वो मैली आंख से नहीं देख सकती है। हम सबको एक साथ मिलकर रहना है ताकि पाकिस्तान की जो बका है उसी में हमारी बका है, उसमें पाक फौज की बका है। हम सबको साथ मिलकर रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।